सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, बिना देरी करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क या एग्रीमेंट के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस इन 2022। बोल रहे हैं कि ये 2022 में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो बिल्कुल गलत है। जो ये फैसिलिटी थी 2012 में स्टार्ट हो गई थी। कब स्टार्ट हो गई थी? 2012 में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अभी तो 10-11 साल हो गए हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड है, अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी विड्रॉल्स कैन बी मेड इन यूएस डॉलर, यूरो और इंडियन रूपी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सार्क करेंसी फ्रेमवर्क के अंडर जो हम विड्रॉल है वो डॉलर में, यूरो में या फिर इंडियन रूपी में कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली मालदीव्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें उसके साथ क्या करेगा? करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क करेगा $20 मिलियन का। कितना? $20 मिलियन का। 20 बोल रही, $200 मिलियन का। ठीक है, $200 मिलियन का मालदीव्स के साथ हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। और मेनली आरबीआई जो है कितने का जो है स्वैप वो ऑफर कर सकता है? आरबीआई कैन ऑफर ए स्वैप एग्रीमेंट विद इन ओवरऑल कॉर्पस ऑफ अप्रोक्स $2 बिलियन। कितने के अंडर हम करेंसी स्वैप वो कर सकते हैं? $2 बिलियन के अंदर। ठीक है, और जो ये फैसिलिटी है ये किस किस को अवेलेबल है? ये सबको अवेलेबल है। ये किसको अवेलेबल है? जितने भी सार्क कंट्रीज़ हैं सबको अवेलेबल है। ठीक है, जितने भी सार्क कंट्रीज़ हैं सबको अवेलेबल है। ठीक है, अब सार्क जो है वो कब बना? सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बनी थी? 1985 में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? ढाका में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? ढाका, बांग्लादेश में बनी थी। और इसके सेक्रेटरीट कहाँ पे हैं? इसके सेक्रेटरीट है काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पे है इसके सेक्रेटरीट? काठमांडू, नेपाल में इसके सेक्रेटरीट है। मेनली ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी थी? बनी थी ताकि वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट किया जा सके साउथ एशिया में। ठीक है, क्यों बनी थी? ताकि वेलफेयर ऑफ द पीपल को साउथ एशिया में प्रमोट किया जा सके, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बढ़ाया जा सके। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक ग्रोथ इसको भी बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें करने के लिए मेनली सार्क ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसमें मेंबर्स कौन कौन से? मेंबर्स जो मेनली साउथ एशिया में, देखो आपको ऐसे याद नहीं होगा ये। देखो जो ये कंट्रीज़ आती हैं ये सारी आती हैं किस में? हमारी सार्क कंट्रीज़ में आते हैं। ठीक है, सार्क कंट्रीज़ में आती है कौन सी? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं सार्क कंट्रीज़ में। ठीक है, अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं सार्क कंट्रीज़ में। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं सार्क कंट्रीज़ में। ठीक है, अभी मैंने मालदीव्स का नाम लिया था कि इंडिया ने भी मालदीव्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, इसका मतलब मालदीव्स भी सार्क कंट्रीज़ में, तभी मैंने बोला। ठीक है, तो देख लो पाकिस्तान भी सार्क में आता है, अफगानिस्तान भी आता है, और इधर श्रीलंका और मालदीव्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? बी। और सार्क के बारे में भी देख लिया, कब बनी थी? 1985 में बनी थी। सेक्रेटरीट इसके काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, मेंबर्स हमने देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। हमें गामा रे बर्स्ट के बारे में बताना है। गामा रे बर्स्ट क्या होती है? गामा रे बर्स्ट आर एक्सट्रीमली ब्राइट हाई एनर्जी शॉर्ट गामा रेडिएशन विच गेट रिलीज्ड व्हेन मैसिव स्टार कोलैप्स और डाई इन द यूनिवर्स। बोल रहे हैं कि मैसिव गामा रे बर्स्ट जो होती हैं ये एक्सट्रीमली ब्राइट होती हैं, हाई एनर्जी होती हैं। ठीक है, शॉर्ट रेडिएशन होती हैं, जो कब रिलीज होती हैं? जब स्टार क्या करता है? वो बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स कर जाता है। जब बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स कर जाता है तब ये शॉर्ट गामा रे जो रेडिएशन से ये निकलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गामा रे बर्स्ट तभी होता है। सेकेंड है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद गामा रे बर्स्ट इज लेसर देन व्हाट आवर सन कैन एमिट। वो नहीं कि इसमें जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी कम होती है जितना हमारा सन एमिट कर सकता है। तो याद रखना, तो ये इसके बारे में क्या है? तो इनकी एनर्जी कैसी होती है? इनकी एनर्जी होती है ये ज़्यादा, मतलब जो इनके जो गामा रे बर्स्ट में जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इट इज़ मोर देन व्हाट आवर सन कैन एमिट
इन इट्स लाइफ टाइम, है ना। तो याद रखना गामा रे बर्स्ट में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, कम एनर्जी रिलीज नहीं होती है। इसका मतलब और सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, सी। द मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स कैन रिलीज शॉर्ट गामा रे बर्स्ट। जो मतलब दो अगर मर्जर हो रहा है दो ब्लैक होल्स का, तो ये क्या कर सकता है, शॉर्ट गामा रे बर्स्ट को रिलीज कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर दो कोलाइड कर रहे हैं तो शॉर्ट गामा रे बर्स्ट रिलीज हो सकती हैं, ठीक है। शॉर्ट गामा रे बर्स्ट क्या होती हैं, जो मेनली लेस देन 2 सेकेंड्स तक जो लास्ट करती हैं, लेस देन 2 सेकेंड्स तक जो लास्ट करती है उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वाली गामा रे बर्स्ट। दो कॉम्पैक्ट जो ऑब्जेक्ट हैं उनके कोलिजन से बनती है, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार हो गए, ब्लैक होल हो गए, इनके मेनली कोलिजन से बनती है। ये बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, शॉर्ट वाली काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली गामा रे बर्स्ट। और इनको ऑब्जर्व करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और ये हमारी गैलेक्सी के क्लोज भी होती हैं, ये हमारी गैलेक्सी के क्लोज भी होती हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होती हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली गामा रे बर्स्ट का मतलब क्या है, जो मोर देन 2 सेकेंड्स तक लास्ट करती हैं, ठीक है। और मेनली जो मैसिव स्टार के कोलैप्स से जो बनती है, जैसे कि सुपरनोवा वगैरह कुछ होता है तो उससे जो बनती है, मोस्ट कॉमन टाइप होती है। जो लॉन्ग वाली होती है ना वो मोस्ट कॉमन टाइप होती है, शॉर्ट वाली रेयर होती है, लेकिन लॉन्ग वाली क्या होती है, मोस्ट कॉमन टाइप गामा रे बर्स्ट होती हैं, ठीक है। और डिस्टेंट गैलेक्सीज से भी हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट वाली को पास से देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 53 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हैज़ बीन अडॉप्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ निम्बी मतलब नॉट इन माई बैकयार्ड सिंड्रोम। कौन सा इसके कारण अडॉप्ट किया गया, तो ये कौन सा अडॉप्ट किया गया, बेसल कन्वेंशन इसके कारण अडॉप्ट किया गया है। कौन सा बेसल कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया है। बेसल कन्वेंशन किसके लिए है, बेसल कन्वेंशन है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल के लिए। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट और उनके डिस्पोजल के लिए है। कब आया था बेसल कन्वेंशन, आया था 1989 में। फोर्स में कब आया था, 1992 में फोर्स में आया था, ठीक है। इसमें कितनी पार्टीज़ है, 187 इसमें पार्टीज़ है, ठीक है। और क्या नाम लेते हैं, यूएस और हयाती ने इसको साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया। याद रखना, यूएस ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। एक ऐसी कंट्री जिसने इसको रेटिफाई नहीं किया, यूएस ने, ठीक है। यूएस और हयाती भी एक कंट्री है जिन्होंने इसको साइन तो किया लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया, इन दो कंट्रीज़ ने, ठीक है। ध्यान रखना इन चीज़ का, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें दो चीज़ें कौन सी नहीं आती, देखो वैसे तो इसमें हैजार्डियस वेस्ट आता है, लेकिन इसमें दो चीज़ें नहीं आती है बेसल कन्वेंशन में। एक तो रेडियो एक्टिव वेस्ट, और एक जो शिप्स से वेस्ट होता है ना, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ शिप्स से जो वेस्ट निकलता है, वो दोनों वेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं बेसल कन्वेंशन में। ध्यान रखना ये, ठीक है। बेसल कन्वेंशन में कौन सी दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, एक तो रेडियो एक्टिव वेस्ट, और एक हमारे जो नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ शिप्स से जो निकलता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, ध्यान रखना बेसल कन्वेंशन में, ठीक है। और इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है बेसल कन्वेंशन का, इसका है जेनेवा में। कहाँ पे है इसका सेक्रेटरीट, कहाँ पे है, जेनेवा में है। और क्या इंडिया इसका मेंबर है, यस इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर है। देखो ये वाला देख रहे हो ना, बेसल कन्वेंशन देखो, ठीक है। 1992 में फोर्स में आया था, पता नहीं भाई, एक बार देख लेना, ठीक है। बेसल कन्वेंशन में अभी बता रही थी कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो हैजार्डियस वेस्ट का है उसको रोकने के लिए मेनली बेसल कन्वेंशन आया था, ठीक है। फोर्स में 1992 में आया है। और कहाँ से कहाँ, मतलब डेवलप्ड से लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ताकि जो वेस्ट है वो ना जाए, ठीक है। डेवलप्ड से लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैजार्डियस वेस्ट का मूवमेंट रिड्यूस किया जा सके, उसके लिए आया था बेसल कन्वेंशन। और मेनली उसका सेफ डिस्पोजल हो सके। दो चीज़ें इसमें नहीं है, रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं है, शिप्स का मूवमेंट नहीं है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, लेकिन जो बेसल कन्वेंशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट नहीं कर पाया था, उसके लिए बाद में आया था एक बोमैको कन्वेंशन, ठीक है। ध्यान रखना, बस ऐसे ही अफ्रीका में एक बोमैको कन्वेंशन जो था उसको अडॉप्ट किया गया था ताकि हैजार्डियस वेस्ट को रोका जा सके, क्योंकि बेसल कन्वेंशन जो है वो फेल हो गया था अफ्रीकन कंट्रीज़ में मेनली हैजार्डियस वेस्ट को वो करने में, मतलब उसके मूवमेंट को रोकने में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बोमैको कन्वेंशन भी बेसल कन्वेंशन से रिलेटेड है, मेनली हैजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड है, लेकिन वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैजार्डियस वेस्ट के मूवमेंट को रोकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसल कन्वेंशन। दूसरा है रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन कब अडॉप्ट किया गया था, 1998 में। तो सबसे पहले BRS पढ़ते हैं ना, BRS सबसे पहले बेसल, फिर रोटरडैम 1998 में आया। इसी को क्या बोलते हैं, किस कॉन्फ्रेंस से आया, कॉन्फ्रेंस ऑफ
प्लेनिपोटेंटरीज, ठीक है, इन रोटरडैम नीदरलैंड, और फोर्स में कब आया? 2004 में आया। इसमें क्या क्या कवर होते हैं? इसमें पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें? पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स आते हैं जो बैन कर दिए गए हैं, सिवियरली रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, और जो मेनली प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए उनके लिए, ठीक है। ऐसे पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये क्या करता है? ये जो कन्वेंशन है लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है ताकि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो प्रोसीजर है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो उसके, ठीक है, वो लीगली बाइंडिंग है। तीसरा है हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये मैंने बताया था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए है। इसी में ही हमारे डर्टी डिटर्जेंट्स का भी नाम आता है, ठीक है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मेनली इन्वायरमेंट में ही रहते हैं लंबे टाइम तक और जोग्राफिकली वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फैटी टिश्यू, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फैटी टिश्यू में एक्युमुलेट हो जाते हैं और ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव मेनली क्या था? ताकि सेफर अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाए। इसके पीओपी जो हैं उनके लिए टारगेटेड एक्शन हो, जो ओल्ड स्टॉक पाइल इनका इकट्ठा हो गया है उसका क्या हो, क्लीन अप हो जाए और पीओपी फ्री फ्यूचर के लिए हम काम करें, ठीक है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वो कौन प्रोवाइड करता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसलिए इंडिया ने इसको क्या किया है? अडॉप्ट भी किया है स्टॉकहोम कन्वेंशन को, ठीक है। ये 3 कन्वेंशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टॉकहोम कन्वेंशन, एक रोटरडैम कन्वेंशन और एक बेसल कन्वेंशन, ठीक है। अभी हमारे जो ऑप्शंस है उसमें एक और दे रखा था, अभी ऑप्शंस में एक और दे रखा था हांगकांग कन्वेंशन। हांगकांग कन्वेंशन किसके लिए है? सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के लिए। किसके लिए? सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के लिए है, ठीक है, ताकि जो रिसाइकलिंग ऑफ शिप है वो क्या उसके सेफ हो सके और इन्वायरमेंटली साउंड हो सके। कब अडप्ट किया गया था? ये 2009 में अडप्ट किया गया था। कब किया गया था? 2009 में अडप्ट किया गया था। एम क्या था इसका? ताकि ये इंश्योर किया जा सके जो शिप हैं जो रिसाइकल हो रहे हैं, मतलब कुछ देर बाद जो रिसाइकिल हो रहे हैं वो कोई अननेसेसरी रिस्क ह्यूमन हेल्थ को या इन्वायरमेंट की सेफ्टी को ना पोज करें, ठीक है। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया ताकि जितने भी रिसाइकलिंग से जो भी नेगेटिव इफेक्ट हो सके उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। किस किस चीज़ में स्कोप है इसका? डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ शिप। इन सब में ऑपरेशन ऑफ शिप रिसाइकलिंग फैसिलिटेट्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अप्रोप्रिएट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म शिप रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है। इंडिया और शिप रिसाइकलिंग, इंडिया ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का हब है जिसमें लगभग 30% मार्केट शेयर इंडिया का है, ठीक है। और अभी रिसाइकलिंग ऑफ शिप बिल भी इंडिया 2019 में लेके आया है। इस बिल के अकॉर्डिंग क्या है? इस बिल के अकॉर्डिंग है कि द बिल रेस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट द यूज और इंस्टॉलेशन ऑफ हैजार्डियस मटेरियल्स विच अप्लाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अ शिप इज मेंट फॉर रिसाइकलिंग और नॉट। ये समझ रहे हो कि किसी भी शिप में अब आप हैजार्डियस मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकते, वेदर उसकी रिसाइकलिंग होनी है या नहीं होनी है, दोनों ही केस में मेनली आप उसका वो नहीं कर सकते, इसीलिए बिल आया रिसाइकलिंग ऑफ शिप बिल्स। सेकंड चीज़ क्या है? हैजार्डियस जो मटेरियल्स हैं वो वॉरशिप या फिर नॉन कमर्शियल शिप जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है उनमें भी अप्लाई नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जो हैजार्डियस मटेरियल का यूज़ है वो वहाँ पे भी नहीं किया जाएगा, चाहे वॉरशिप वाले शिप्स हैं चाहे नॉन कमर्शियल शिप्स हैं, उसमें भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो हांगकांग कन्वेंशन है उसके प्रोविजंस को भी इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स बिल एंड रूल्स के अंडर, ठीक है। तो इसीलिए मेनली इंडिया ने हांगकांग कन्वेंशन को भी अडप्ट कर लिया है, ठीक है, 2019 में। और 2019 में था ना, जो भी था, ठीक है, एक बार आप देख लेना, शायद 2019 में ही था। ये 2009 में हुई थी और इंडिया ने शायद इसको अभी अडप्ट किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसका, ठीक है। 2019 में मेनली, अच्छा ये बिल आया 2019 में, ठीक है। समझ में आ गया आपको? हांगकांग कन्वेंशन किस लिए है? रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। स्टॉकहोम किसके लिए है? पीओपीज के लिए। हांगकांग कन्वेंशन किसके लिए? रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के लिए है। और रोटरडैम कन्वेंशन मेनली किसके लिए? प्रायर इन्फॉर्म जो कंसेंट है, जो पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम के बारे में हमें बताना है। तो क्या है ये? सबसे पहले द प्रोग्राम इंटेंडेड टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन ऑफ अप्लायंसेस विदाउट डिमिनिशिंग द सर्विसेज इट प्रोवाइड्स टू द कंज्यूमर। बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मेनली जो भी अप्लायंसेज हम बनाएंगे
उसकी एनर्जी कंजप्शन कम हो जाएगी, सर्विसेज जबकि उतनी ही प्रोवाइड होंगी। जैसे कि होता है ना स्टार, मतलब 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार प्रोग्राम, ये इसी टाइप का प्रोग्राम है। इसमें क्या हो जाता है, मेनली सर्विसेज को रिड्यूस किए बिना एनर्जी के कंजप्शन को रिड्यूस किया जाता है 5 स्टार में ना, ऐसा ही है ना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मेनली एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए मेनली ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। सेकेंड है कि ये किसका इनिशिएटिव है, बोल रहे हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ये इनिशिएटिव है। नहीं, ये किसका इनिशिएटिव है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का है। किसका है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का इनिशिएटिव है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का इनिशिएटिव है। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कब बनी थी, 2002 में बनी थी। किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग बनी थी। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग बनी थी, 2002 में बनी थी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेनली एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए है, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस उनके पास हो एनर्जी सेविंग के बारे में। ठीक है, और उसका मतलब उनका कॉस्ट भी बचे और एनर्जी की भी सेविंग हो। ठीक है, इनमें मतलब कॉस्ट भी बचे और एनर्जी की भी सेविंग हो। ठीक है, मेनली अभी कितने उसमें है, मतलब अभी लगभग 29 और 30 के आसपास कुछ अप्लायंसेज हैं जिसमें मेनली स्टार रेटिंग है। ठीक है, जिसमें से 10 पे तो मैंडेटरी है कि आपको स्टार रेटिंग होनी चाहिए। 10 से 11 तो ऐसे हैं, मतलब 29 या 30 में से 10 से 11 तो ऐसे हैं जिसमें मैंडेटरी है स्टार रेटिंग की, वहाँ पे तो होनी ही चाहिए। ठीक है, और जो स्टार रेटिंग प्रोग्राम है वो 2023 तक शायद मैंडेटरी भी हो गया है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं स्टैंडर्ड एनेबलिंग प्रोग्राम के बारे में। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने स्टार्ट किया था, तो एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 आंसर ए आ जाते हैं। 55 पे फिश की कौन कौन सी स्पीसीज हैं। ठीक है, देखो अब आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, आपने कभी सुन लिया होगा तो ठीक है। तो ये जो सुनीली और जो प्रभुई है, ये जो क्या है, ये दोनों प्लांट की स्पीसीज हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये सुनीली और जो ये प्रभुई है, ये क्या है, प्लांट की स्पीसीज हैं। ठीक है, जो ये प्रभुई है ये क्या है, ये तो पेरेनियल हर्ब है। क्या ये पेरेनियल हर्ब है, और इसका जो आयुसीन स्टेट है वो डेटा डेफिशिएंट है ये। ठीक है, डेटा डेफिशिएंट है, और ऐसे ही ये सुनीली है, ये भी क्या है, डेटा डेफिशिएंट है, ये भी डेटा डेफिशिएंट है। डेनिसन बाब ये एक फिश है जिसको हम शायद मिस केरला के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फिश है, केरला में पाई जाती है, केरला कर्नाटका में, और इसका आयुसीन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में ही आती है। ठीक है, किस में आती है, वल्नरेबल कैटेगरी में आती है, मेनली हिल्स में पाई जाती है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आती है। तो डेनिसन बाब एक फिश है, और फर्स्ट एंड थर्ड फिश नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 55 आंसर हो गया सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताना है। सबसे पहले रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 65% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। बोल रहे हैं कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से हमें बताने हैं, मतलब चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि हमें 65% एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है 2005 लेवल से। 2005 लेवल से तो एमिशन इंटेंसिटी को कितना रिड्यूस करना है, 45%, ना कि 65%। कितना करना है, 45% रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए भाई, देखो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं INDCs वाले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, रिवाइज किए गए हैं ये 2 टारगेट्स, तो भी रिवाइज किए गए हैं। ठीक है, एक तो ये 45% एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है, और एक ये कि हमें 50% जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर है वो हमें नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से चाहिए 2030 तक। ठीक है, तो एक हमें 50% जो इलेक्ट्रिक पावर वो कहाँ से चाहिए, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से चाहिए। ठीक है, और 45% एमिशन इंटेंसिटी को हमें रिड्यूस करना है। और तीसरा क्या है, हमें एडिशनल सिंक चाहिए 2.5 से 3 बिलियन टन का CO2 के इक्विवेलेंट। ठीक है, कार्बन सिंक हमें कितना चाहिए, 2.5 से 3 बिलियन टन का हमें कार्बन सिंक चाहिए। ठीक, तो ये है हमारे क्या इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि रिवाइज्ड एस्टिमेट में ये भी बोला गया कि जो इंडियन रेलवे है वो नेट जीरो टारगेट 2030 तक कर देगी। नेट जीरो टारगेट इंडियन रेलवे जो है वो 2030 तक कर देगी, जिससे कि लगभग जो एमिशंस हैं वो 60 मिलियन टन तक एनुअल रिड्यूस हो जाएंगे। 60 मिलियन टन तक जो एमिशंस हैं वो एनुअल
मैनुअली कम हो जाएंगे अगर इंडियन रेलवे नेट जीरो पे चली जाती है, तो कुछ ऐसा है। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, देखो एक तो ये था ना नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर हम 50% कर देंगे। दूसरी जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है 500 गीगावाट तक। कितना बढ़ाना है? 500 गीगावाट तक हमें उसकी एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, कार्बन एमिशंस के टोटल कार्बन एमिशंस को हमें कम करना है कितना, ये तो हमने बता दिया कि हमें सिंक तो क्रिएट करना है 2.5 से 3 बिलियन टन का, और हमें कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन तक। कितना? 1 बिलियन टन तक हमें रिड्यूस करना है 2030 तक, जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस है उसको। ठीक है, और हमें नेट जीरो कब तक चाहिए? 2070 तक चाहिए हमें। 2070 तक इंडिया ने ये मतलब वो किया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टारगेट रखा है कि 2070 तक हम नेट जीरो कर लेंगे। 1 बिलियन हम कार्बन एमिशंस को 1 बिलियन टन 2030 तक हम कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर देंगे। जो फॉसिल फ्यूल नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी कैपेसिटी उसको 500 गीगावाट कर देंगे। ठीक है, और एक लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट भी यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई कि हमें लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मेनली जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी। और ये जो टारगेट्स रिवाइज करने की बात की गई है, कहाँ की गई है? याद रखना, ये पहले अलग टारगेट्स थे, अभी जो पहले 2 टारगेट्स को अलग किया गया है, मतलब 45% तक हमें एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है जीडीपी की, तो वो कहाँ किया गया? वो किया गया COP 26 में, ग्लासगो में जो समिट हुई थी उसमें मेनली किया गया COP 26 में रिवाइज एस्टिमेट में, कि 45% तो हमें एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है, और दूसरा हमें क्या करना है, 50% इंस्टॉल्ड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी का 2030 तक 50% हमें एटलीस्ट क्या कर देना है, मतलब रिड्यूस कर 50% तक मतलब हमें प्रोड्यूस करना है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज पे। पहले 40% था, अब 50% कर दिया गया है। पहले एमिशन इंटेंसिटी का टारगेट था 33 से 35% रिड्यूस करेंगे, अब 45% तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ग्लासगो की मतलब जो ये कोप वाली समिट हुई है COP 26 ग्लासगो में, वहाँ पे हमने ये सारे टारगेट्स को मतलब दोबारा रिवाइज किया है। ठीक है, अदर एनडीसीज मैंने देख दिया कि 500 गीगावाट तक हमें नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है, और कार्बन एमिशंस को हमें कितना रिड्यूस करना है? 1 बिलियन टन तक 2030 तक, और हमें नेट जीरो कब तक अचीव करना है? 2070 तक। देखो ये हैं पहले जो टारगेट्स थे, एमिशन इंटेंसिटी कितनी थी, अब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स कितने हैं। ठीक है, यही था मेन। ठीक है, तो अभी क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया क्या क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अलग स्कीम्स हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, लो कार्बन ट्रांजिशन, हाइड्रोजन एमिशन मिशन, परफॉर्म अचीवमेंट ट्रेड। COP 26 में हमारा क्या क्या हुआ था, मेन चीज़ें यही है। ठीक है, मेन आपको बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 56। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बताना। ओजोन लेयर डिप्लीशन सबसे पहले है कि अगर डिग्रेडेशन ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरली अकरिंग बायोपॉलीमर्स, बिल्कुल अगर ये होता है तो इससे ये हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स की अमाउंट कम हो जाएगी, और मेलानोमा डेवलपमेंट हो जाएगा, और कैंसर ज़्यादा कॉज होने लग जाएगा ह्यूमन्स में और एनिमल्स में। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के बारे में बात करनी है। बोल रहे हैं कि ये जो स्कीम है ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन, कल ही बोल रही हूँ, लास्ट में जब भी मैंने बताया था कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर 8 स्कीम्स हैं, उसमें से एक स्कीम का नाम है क्या? नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, इसी को नेशनल सोलर मिशन के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोल रहे हैं इसका टारगेट है 1000 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को 2025 तक कनेक्ट करना। कैसा हो सकता है? नहीं, हमारा टारगेट है कि हम 2022 तक कितना क्रिएट करना? 100 गीगावाट क्रिएट करना। 100 गीगावाट क्रिएट करने का टारगेट था, ना कि 1000 गीगावाट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, 3 फेजेस में इसको अप्लाई किया जा रहा था। 2010 में ये नेशनल सोलर मिशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब आया था? ये 2008 में आया था। इसके बाद नेशनल सोलर मिशन कब आया था? 2010 में आया था। ठीक है, 2010 में आया था। टारगेट्स मैंने बता दिया, 100 गीगावाट या फिर 1 लाख मेगावाट, आपको पता ही होगा, कैपेसिटी को हमें अचीव करना है। और उस 100 गीगावाट में से जो 40 गीगावाट है वो तो होनी चाहिए हमारी रूफ टॉप
मतलब रूफ टॉप एनर्जी, जो मेनली सोलर एनर्जी में भी जो रूफ टॉप एनर्जी है वो 40 हमारी गीगावाट होनी चाहिए, और जो 60 गीगावाट एनर्जी होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट से। कौन सी? ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट से होनी चाहिए हमारी 60 गीगावाट। ठीक है, ये देखो ये कितने हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर 8 स्कीम्स आती हैं। ठीक है, इसके अंदर 8 स्कीम्स आती हैं, उसमें से एक है नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, मैं बता रही थी आपको, उसमें से एक है नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में बोल रहे हैं कि हर एक वेस्ट देख लेते हैं, हर एक वेस्ट जनरेटर को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, वेस्ट को स्टोर करना पड़ेगा जो जनरेट करते हैं 2 सेपरेट स्ट्रीम्स में, जिसको सॉलिड और नॉन सॉलिड बोलते हैं। तो मैंने तो बताया नहीं अभी, तो मतलब जो सेग्रीगेटर है याद रखना, उसको 3 जगह मतलब अपने वेस्ट को डिवाइड करके रखना पड़ेगा। एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड और लिक्विड में, ऐसा कुछ नहीं है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और एक है हैजार्डियस वेस्ट डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट, इन 3 में उनको सेग्रीगेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ सेकंड है ऑल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डिस्पोजल प्रोडक्ट सच एज प्लास्टिक पैकेजिंग शैल प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लोकल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, जितने भी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी लोकल अथॉरिटीज़ को वेस्ट मैनेजमेंट, उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए कि वो कैसे उसको कर सकते हैं। थर्ड है नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट हैविंग कैलोरीफिक वैल्यू 1500 किलो कैलोरी पर केजी और मोर शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन लैंडफिल्स एंड शैल ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी। क्या आपको कैसी स्टेटमेंट लग रही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर कोई ऐसा नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है और उसकी कैलोरीफिक इतनी ज़्यादा वैल्यू है तो उसको एज ए एनर्जी सोर्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यस, तो उसको एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, उसको लैंडफिल्स में नहीं डाला जाएगा अगर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी मतलब 2 and 3। ठीक है, इसके अलावा जो वेस्ट जनरेटर होते हैं ना उनको यूज़र फीस और स्पॉट फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जो वेस्ट जनरेटर होते हैं उनको यूज़र फी मतलब जो वेस्ट कलेक्टर्स को देनी पड़ेगी, और स्पॉट फाइन। ठीक है, स्पॉट फाइन मेनली जो मतलब अगर आप सेग्रीगेशन नहीं करते हो, नो फॉर लिटरिंग या फिर नॉन सेग्रीगेशन के लिए आपको स्पॉट फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फीस भी वेस्ट जनरेटर को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है मेनली किसके बारे में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। आ जाते हैं म्यूनसिपल जो रूल्स थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो रूल्स थे वेस्ट मैनेजमेंट के 2000 के, उसको मतलब वो रिप्लेस किए थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ने। 2000 में रूल्स आए थे, उनको रिप्लेस किया था 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्या क्या प्रोसेस, देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या प्रोसेस होती हैं। ठीक है, 6 स्टेप होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के। सबसे पहले होती है सेडिमेंटेशन, उसके बाद होती है कोगुलेशन, उसके बाद होती है फिल्ट्रेशन, उसके बाद होती है हमारी डिसइंफेक्शन, फिर होती है सॉफ्टनिंग और फिर होती है एरिएशन। ठीक है, ये 6 स्टेप्स होते हैं मेनली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक, 6 स्टेप्स होते हैं, देख लेते हुए। अब दे रखा है हमारा सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सिल्ट एंड क्ले आर अलाउड टू सेटल टू दी बॉटम, इसको बिल्कुल बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। फिर सेकंड होती है हमारी कोगुलेशन। कोगुलेशन में मेनली क्या होता है, मेनली कोगुलेंट्स डाले जाते हैं, इसको फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं। पोटाश एलम डाला जाता है एज ए कोगुलेंट, जिससे फ्लोक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड होती है कोगुलेशन। ठीक है, जिसमें मेनली पोटाश एलम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद तीसरा होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन, तीसरा होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन में होता है ये रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया बाय पासिंग द वेस्ट वाटर थ्रू बेड ऑफ सैंड। सैंड मतलब बैक्टीरिया को हटाना बेड ऑफ सैंड से, मतलब वेस्ट वाटर को पास करके, तो उसको बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। इसको डिसइंफेक्शन नहीं बोलते हैं। डिसइंफेक्शन क्या होता है, मेनली ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करके जो चीज़ यूज़ की जाती है ना, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करके जब उससे इन्फेक्टेंट्स रिमूव किए जाते हैं उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो पहला हो गया सेडिमेंटेशन, दूसरा हो गया कोगुलेशन, तीसरा हो गया हमारा फिल्ट्रेशन, चौथा हो गया हमारा डिसइंफेक्टेंट, और पांचवा हमारा क्या होगा, सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग मतलब वाटर को हम कैल्शियम और मैग्नीशियम से मतलब
हार्ड वाटर से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इस तरह से करना है तो उसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी, उसमें से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस है वो कम हो जाएंगे, उसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो ये हट जाएगी। उसके लास्ट में कौन सी प्रोसेस आते हैं, एरिएशन। लास्ट में कौन से आते हैं, एरिएशन। एरिएशन में मेनली क्या किया जाता है, वाटर से एयर को पास किया जाता है। मेनली एयर से पास किया जाता है, किस फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में। एयर को वाटर से किस तरह से पास किया जाता है, बबल्स की फॉर्म में, ताकि उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जा सके, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और वेपर्स को रिमूव किया जा सके। तो इसी को बोलते हैं मेनली एरिएशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें थर्ड स्टेटमेंट भी होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी होगा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ओनली वन पेयर इज करेक्ट इन दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। हमें बताना है कोल गैसिफिकेशन के बारे में। कोल गैसिफिकेशन सबसे पहले है कि ये कोल को सिन गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। तो आपको समझ में आ ही गया वो कोल गैसिफिकेशन मतलब कोल को गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। इसको क्लीनर टेक्नोलॉजी बोला जाता है, अगर कोल कंबशन से बिल्कुल इसको क्लीन बोला जाता है। तीसरा, ये इम्पोर्ट ऑफ यूरिया में को रिड्यूस कर देगी, बिल्कुल। क्यों कर देगी, क्योंकि मेनली सिन गैस जो है वो यूरिया को जनरेट करने में हेल्प करेगी, और जब हम यूरिया को जनरेट करने में हमारी सिन गैस यूज़ हो जाएगी तो हमारे जो इम्पोर्ट ऑफ यूरिया है वो भी कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 62 पे। हमें बताना है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के बारे में। किसमें, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के बारे में बोल रहे हैं कि ये वाइल्ड लाइफ पोचिंग और ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, ठीक है। बिल्कुल ये ग्लोबल पार्टनरशिप है, और इसको फंड कौन कर रहा है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज को फंड कर रही है, बिल्कुल है। कौन लेड कर रहा है इसको, वर्ल्ड बैंक लेड कर रहा है। कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक इसको लेड कर रहा है। कब आई थी ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ था। अप्रोक्स 30 कंट्रीज ने मिलकर इसको चलाया था। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की मेनली कंट्रीज थी, उनने मेनली मिलकर इनको चलाया था। और इंडिया ने भी इसको 2017 में होस्ट किया है। कब किया है, इंडिया ने इसको 2017 में मतलब होस्ट किया है एक बार, ठीक है। तो ध्यान रखना यह है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारा आंसर क्या हो गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। हमें बताना है डिप्लीशन ऑफ ओजोन एट पोल्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पोल्स पे डिप्लीशन ऑफ ओजोन में क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है वो बताना है। सबसे पहले पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड अगर बनेंगे तो वो हेल्प करेंगे, बिल्कुल। देखो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो अगर बनेंगे तो वो पोल पे ओजोन को डिप्लीट करवाएंगे। सेकेंड है स्प्लिटिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स। देखो अगर पोलर वोर्टेक्स स्प्लिट होता है तो ये पाथवे क्रिएट करेगा ओजोन रिच एयर को कि वो दोबारा पोलर रीजन में चली जाए, जिससे कि ओजोन लेयर बने, ठीक है। तो पोलर वोर्टेक्स अगर स्प्लिट होता है तो वो ओजोन लेयर बनने में हेल्प करता है, ना कि डिप्लीशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पोलर वोर्टेक्स की स्प्लिटिंग जो है वो किस में हेल्प करती है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। किसमें, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन में, ठीक है। तीसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर एट पोल्स। देखो इन लो टेम्परेचर जो होता है ना वो ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। जो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है पोल्स पे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, तो वो डिस्ट्रक्शन में हेल्प नहीं करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। ये देखो ये हमारी प्रोसेस दिखा रखी है कि विदाउट पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड और विद पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं तो क्या होती है, मेनली ओजोन बनती है और सारे कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, आपस में बन जाते हैं। लेकिन अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं तो ओजोन कैसे डिस्ट्रॉय होती है, कैसे जो O3 है वो कैसे किसमें O2 में टूटती है, ये दिखा रखा है किसमें, जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं इसका मतलब तब क्या होता है, ओजोन का डिप्लीशन होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, यही प्रोसेस इसमें दिखा रखी है। ये आपको शायद इमेज दिख रही होगी, इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है वो भी आपको दिख रहा होगा। क्या बता रहे हैं, ड्यूरिंग विंटर, जब विंटर होती है तो जो टेम्परेचर होता है ना पोलर वोर्टेक्स में वो यूजुअली बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, और उसके बाद क्या होते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। जब फिर मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, और जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं तो वो क्या करते हैं, उन क्लाउड्स की सरफेस पे केमिकल रिएक्शन होता है, और CFC से क्या निकलती है, क्लोरीन निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या निकलती है, क्लोरीन निकल जाती है, और जब क्लोरीन निकल जाती है तो वो क्या करती है, ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। ये मेन प्रोसेस है, ठीक है। तो जब बहुत कम टेम्परेचर होता है तो ओजोन डिप्लीट होती है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं तो ओजोन डिप्लीट होती है। ये समझ में आया, ठीक है। अब ये देखो ये जो मतलब हाईलाइटेड पार्ट मैंने दिखा रखा है ये एक बार पढ़ो, ठीक है। मेनली जो पोलर वोर्टेक्स है वो विंटर फिनोमिना है। अगर किसी रीजन से मान लो कि पोलर वोर्टेक्स टूट रहा है,
पोलर वोर्टेक्स का स्प्लिट हो रहा है या ब्रेकअप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे उस पोलर वोर्टेक्स की वार्मिंग हो रही है, मतलब वहाँ पे गर्मी बढ़ रही है। और मैंने अभी बताया जितना का टेम्परेचर कम होता है उतनी ही ओजोन लेवल की उतने ही स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, और उतनी ही ओजोन की डिप्लीशन होती है। तो अगर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, पोलर वोर्टेक्स अगर टूट रहा है तो इससे ओजोन का लेवल क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उससे क्या है, ओजोन का लेवल बढ़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये है मेनली ब्रेकअप की स्टोरी पोलर वोर्टेक्स की। ठीक है, तो ये तो मेनली है कि डिप्लीशन कैसे होता है, सब ऐसा भी मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और यही 3 स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, तो तब भी आपको करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। हमें बताना है राइट्स के बारे में। सबसे पहले पर्सनैलिटी राइट्स रेफर्स टू राइट ऑफ ए पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनैलिटी अंडर राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि पर्सनैलिटी राइट का मतलब है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड है पब्लिसिटी राइट्स। पब्लिसिटी राइट्स गवर्न किससे होते हैं, ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट से। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इससे गवर्न होते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ये मेनली पर्सनैलिटी राइट्स, ये मेनली इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका नाम, फोटो, वॉइस जो है उसको ईजिली मिसयूज़ कर लिया जाता है। बहुत सारी एड्स में डिफरेंट कंपनीज अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिनाउंड पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि अमिताभ बच्चन का जो नेम है, इमेज है, वॉइस है, ताकि उसकी पर्सनैलिटी की इन्फ्रिंजमेंट ना हो। जो भी एड्स वगैरह उसको मिसयूज़ कर देते हैं उसका, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो यही है पर्सनैलिटी राइट। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। SF6 के बारे में बताना है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के बारे में बताना है। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और मैग्नीशियम स्मेल्टिंग सेक्टर्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ SF6 एमिशन। SF6 एमिशंस के जो मेन सोर्सेज हैं वो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और मैग्नीशियम स्मेल्टिंग सेक्टर्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। बोल रहे हैं कि जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है उसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका 23,000 टाइम्स ज़्यादा मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है CO2 से। अगर CO2 के कंपैरिजन में बात करें तो इसका 23,000 टाइम्स ज़्यादा है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से तो है ही। ठीक है, ये कलरलेस है, ओडरलेस है। याद रखना, ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या है, ये कलरलेस है, ओडोरलेस है। ठीक है, इनऑर्गेनिक है, नॉन फ्लेमेबल है। याद रखना, ये क्या है, नॉन फ्लेमेबल है। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये हमारी SF6 ये क्या है, मेनली ग्रीन हाउस गैस। अदर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और SF6। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है मेनली। तो एक SF6 उसमें से पूछा था, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही हैं। तो फर्स्ट और दोनों ही सही हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। हमें बताना है डेजर्टिफिकेशन के बारे में। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कब बना था, 1992 में बना था। रियो अर्थ समिट से निकला था, आपको सभी को पता होगा, लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, इट इज़ पर्टिकुलरली कमिटेड टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। बिल्कुल लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है। और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड इसके अंडर लॉन्च किया गया, बिल्कुल। और तीसरा है ग्लोबल लैंड आउटलुक, जो है UNCCD का एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट इसकी हमारी करेक्ट है। ये UNCCD कब मतलब मैंने बताया था कि 1992 में आया था, 1994 में मेनली शायद फोर्स में आया होगा। ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है मेनली, जो इन्वायरमेंट को और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को जो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या है, ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, ये क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या है, लीगली बाइंडिंग भी है। ठीक है, अभी जो COP14 था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 14th जो COP था UNCCD का, वो कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और वहाँ पे क्या डिक्लेरेशन साइन हुआ था, वहाँ पे साइन हुआ था दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, कौन सा डिक्लेरेशन साइन हुआ था, दिल्ली डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन हुआ था। ठीक है, बोन चैलेंज भी मेनली डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। आपने बोन चैलेंज का नाम सुना होगा। बोन चैलेंज क्या है, बोन चैलेंज है कि मेनली वर्ल्ड की जो डिफॉरेस्टेड या डिग्रेडेड लैंड है ना, लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर, कितनी, 150 मिलियन हेक्टेयर जो वर्ल्ड की लैंड है, जो डिफॉरेस्टेड है, डिग्रेडेड लैंड है, उसको हमें रिस्टोर करना है 2020 तक।
और अगर हम 2030 की बात करें तो हमें 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड को वो करना है, 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड को हमें वो करना है, 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड को 2030 तक करना है और 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड को 2020 तक हमें करना है। किसके अंडर? बोन चैलेंज के अंदर। ये मेनली हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है उसको, दोबारा वो करना है, ठीक है। एक और इनिशिएटिव है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। कौन सा एक है? ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये किसका है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने स्टार्ट किया है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। इसमें 11 कंट्रीज हैं अफ्रीकन रीजन की, जो मेनली लैंड डिग्रेडेशन को फाइट करने में मेनली वहाँ पे क्या करेंगी? एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाएंगी, वहाँ पे पौधे लगाएंगे मेनली, ठीक है। एक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड तो बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने इसको कब रेटिफाइड किया था? UNCCD को इंडिया ने 1996 में इसको रेटिफाई किया था, ठीक है। कोप इसका 15 कहाँ हुआ है? अभी मैंने बताया कोप 14, कोप 15 कहाँ हुआ है इसका? 2022 में हुआ है। कहाँ पे? अबिजान में, अबिजान कहाँ पे है? आइवरी कोस्ट में है, ठीक है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और जो अभी रिसेंटली कोप 15 हुई थी उसका मेनली ये थीम क्या था? देखो थीम क्या था उसका? लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रोस्पेरिटी। लास्ट लाइन देखो, ठीक है। लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रोस्पेरिटी, ठीक है। ये था मेनली इसका वो, ठीक है। दिल्ली डिक्लेरेशन, बोन चैलेंज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। इंडिया भी बहुत सारे एफर्ट उठा रहा है, मतलब लैंड जो है डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। कौन कौन से इंडिया एफर्ट उठा रहा है? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम, सोयल कंजर्वेशन, रिवर वैली प्रोजेक्ट में, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फोडर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट और सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये सारे जो हैं वो इंडिया भी स्टेप्स उठा रहा है डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। एक और चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज़ दी ओनली कन्वेंशन जो स्टेम कर रहा है कहाँ से? डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21। रियो कॉन्फ्रेंस में जो एजेंडा 21 था उसकी डायरेक्ट रिकमेंडेशन से मेनली ये कन्वेंशन निकला है, ठीक है। तो UNCCD उससे निकला है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये ध्यान रखना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 66 हो जाता है, कंप्लीट आ जाते हैं 67 पे। बायोमास एनर्जी के बारे में बताना है। किसके बारे में? बायोमास एनर्जी के बारे में बताना है। सबसे पहले बायोमास एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। देखो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि बायोमास जो है वो रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। तो कौन सा सोर्स है? ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए। सेकेंड है बर्निंग बायोमास से कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेंगी, बिल्कुल। अगर बायोमास जलेगा तो उससे निकलेंगी, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट आंसर आ गया बी। हमें बताना है फ्यूगिटिव एमिशंस के बारे में। फ्यूगिटिव एमिशंस का मतलब क्या होता है? फ्यूगिटिव एमिशंस का मतलब होता है अनइंटेंडेड एमिशन जो हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से निकलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? नॉन पॉइंट होते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से क्या होते हैं? नॉन पॉइंट एमिशंस होते हैं। और इनका मेन कंसर्न क्या होता है कि इनको क्वांटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इन पर रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो जो अनइंटेंडेड एमिशंस जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से निकलते हैं उनको बोलते हैं फ्यूगिटिव एमिशंस, ठीक है। उनको बोलते हैं फ्यूगिटिव एमिशंस। अब जाते हैं 69 पे। विंडरो कंपोस्टिंग क्या होती है? विंडरो कंपोस्टिंग मेनली बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड के लेवल पे की जाती है, लार्ज वॉल्यूम्स में नहीं की जाती है। तो याद रखना विंडरो कंपोस्टिंग मेनली क्या किया जाती है? लॉन्ग रोज में की जाती है। मेनली ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट को एरोबिक डिकम्पोजिशन किया जाता है लॉन्ग रोज में, उसको बोलते हैं विंडरो डिकम्पोजिशन। और मेनली ये लार्ज अमाउंट में किया जाता है, ठीक है। याद रखना लार्ज अमाउंट में किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये लार्ज वॉल्यूम में नहीं की जाती, लार्ज वॉल्यूम में की जाती है। और बोल रहे हैं कि एनएरोबिक कंडीशन में की जाती है, अभी मैंने बताया ये एरोबिक कंडीशन में की जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या जाता है? डी, ठीक है। इसमें मेनली हीट का यूज़ किया जाता है पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए और एक स्टेबलाइज्ड कंपोस्ट प्रोडक्ट मेनली कंपोस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जिसमें मेनली उससे हम क्या कर सकते हैं? मल्चिंग कर सकते हैं, सोयल कंडीशनिंग कर सकते हैं, टॉप सोयल एडिक्टिव की तरह भी वो यूज हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं विंडरो कंपोस्टिंग के बारे में। देखो कंपोस्टिंग जो सिस्टम होता है ना, कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो ओपन सिस्टम, एक होता है कंटेन्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब जो ओपन में की जाती हैं, वो भी दो तरीके से की जाती हैं। एक तो होती है विंडरो कंपोस्टिंग, एक होती है एरिएटिक स्टैटिक पाइल्स। और जो कंटेन्ड में आती है वो आती है वर्टिकल फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो और बैच टनल्स, ठीक है। तो अगर ये कभी नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ओपन सिस्टम में आती है, कौन सी कंटेन्ड सिस्टम में आती है, ठीक है।
देखो विंडरो कंपोस्टिंग में क्या क्या होता है, दी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन म्युनिसिपल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टेबल मास बाय एरोबिक डिकम्पोजिशन। एरोबिक डिकम्पोजिशन से उसको क्या किया जा सकता है, स्टेबल मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कार्बन है वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है, जबकि जो नाइट्रोजन उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है। ठीक है, ये उल्टे उल्टे भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन ये बोल देंगे कि भाई नाइट्रोजन को हम एज एनर्जी यूज़ करेंगे, कार्बन को रिसाइकिल करेंगे, तो ये लेकिन ये उल्टा दे रखा है इसमें। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मेनली कार्बन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे और नाइट्रोजन को रिसाइकिल करेंगे। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण जो मास का टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो देखो, तो ये क्या प्रोसेस है, एरोबिक डिकम्पोजिशन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का क्या क्या होने वाला है वो पता होना चाहिए। ठीक है, इन एरियाज ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे हाई एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कंपोस्टिंग जो ओपन विंडोज़ में होती है वहाँ पे प्रेफर की जाती है जहाँ पे हाई एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, इन दिस मेथड रिफ्यूज इज डिलीवर्ड ऑन ए पेव्ड और अनपेव्ड ओपन स्पेस में डाल दिया जाता है, बट लेवल्ड एंड वेल ड्रेन्ड लैंड इन अबाउट 20 विंडोज विद ईच विंडो 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड इंटू 1.5 मीटर हाई विद अ टोटल वॉल्यूम नॉट एक्सीडिंग 9 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ईच विंडो वुड बी टर्न ऑन, हर एक विंडो को कब मतलब टर्न किया जाएगा, 6th डे 11th डे। ठीक है, और उसके बाद 16 डे। ठीक है, 16 डे पे विंडो को ब्रोक डाउन किया जा सकता है, मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, और ये इस तरह से मेनली प्रोसेस होती है विंडो डिकम्पोजिशन की। कहाँ पे होता है वो आपको बता दिया, और भी बहुत सारे डिकम्पोजिशन के मेथड है। देखो ये जो मेथड है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कंपोस्टिंग में बहुत सारी कंपोजिशन होती है, मैनुअल भी होती है, मैकेनाइज्ड भी होती है, एरोबिक भी होती है, इनएरोबिक भी होती है। 2 मेथड और यूज़ किए जाते हैं, एक तो है इंडोर मेथड और एक होता है बेंगलोर मेथड। ये भी हो सकता है कि कभी आ जाए। ठीक है, इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग क्या होता है और बेंगलोर मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है। बेंगलोर मेथड एक एनारोबिक मेथड है। क्या है, एक एनारोबिक मेथड है। बेंगलोर मेथड एक एनारोबिक मेथड है जो मेनली पिट्स में किया जाता है। ठीक है, इसमें मेनली क्या किया जाता है, वेस्ट को एनारोबिकली स्टेबलाइज पिट्स में ही बिल्कुल स्टेबलाइज कर दिया जाता है, जहाँ पे अल्टरनेट लेयर्स ऑफ उस पर फिर बाद में सोयल डाल दी जाती है, MSW डाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फाइनली उस पिट को मतलब पहले वेस्ट डाल के उसके टोटल उस सोयल से भर दिया जाता है, ताकि कोई फ्लाई ब्रीडिंग ना हो, कोई रेन वाटर उसके अंदर एंटर ना करे, और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, और 4 से 6 महीने उसको ऐसे ही रख दिया जाता है, जिसके बाद फिर बाद में जब वो कंपोस्ट बन जाता है उसको निकाल लिया जाता है, उसको बोलते हैं बेंगलोर मेथड। ठीक है, बेंगलोर मेथड कुछ नहीं है, एक गड्ढा खोदा, उसमें डायरेक्ट कंपोस्ट डाला, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह पूरी डाल दी, पूरा उसको ढक दिया, उसको बोलते हैं बेंगलोर मेथड। इंडोर मेथड क्या होता है, इसमें मेनली क्या अल्टरनेट लेयर को वैसे ही भरा जाता है। ठीक है, बेंगलोर मेथड की तरह पिट्स में डाल दिया। ठीक है, इसमें लेकिन क्या कौन सा डिकम्पोजिशन किया जाता है, इसमें एरोबिक कंडीशन के अंदर ये किया जाता है। इंडोर मेथड में क्या किया जाता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन एरोबिक कंडीशन के अंदर किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, हर स्पेसिफिक इंटरवल पे उस मतलब पिट, मान लो पिट में ये कंपोस्ट डाल दिया, कुछ सेंटीमीटर तक उसको खाली छोड़ दिया जाएगा। जब उसको खाली छोड़ दिया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, बार बार एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए उसको टर्न किया जाएगा। ठीक है, टर्न किया जाएगा तो जो अभी बताओ, जो खुला रहेगा वो ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा वैसा होगा। ठीक है, तो अर्बन एरियाज़ में ड्यू टू एक्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ सैनिटेशन नाइट सोइल अवेलेबल नहीं होती है, तो कंपोस्टिंग ऑफ MSW अलोन इज हैंस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज हैंस ऑफन कैरिड आउट एंड एरोबिक कंपोस्टिंग ऑफ दिस इज कॉमनली कैरिड आउट इन विंडोज। ठीक है, अब दोनों मेथड का कंपैरिजन क्या, बेंगलोर मेथड और इंडोर मेथड। बेंगलोर मेथड रिक्वायर लॉन्गर टाइम, जो बेंगलोर मेथड है उसको लंबा टाइम चाहिए है स्टेबलाइजेशन के लिए, और ज़्यादा लैंड स्पेस भी चाहिए है, और अर्बन एरियाज़ में उतना स्पेस होता नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा एनारोबिक डिकम्पोजिशन में जो है गैसेस जनरेट होती हैं, जिससे स्मेल या फिर ओडोर भी आती है, जबकि जो इंडोर मेथड है, ठीक है, इसमें मेनली इसमें कम टाइम लगता है, लेस स्पेस और स्पेस लगता है, कोई ज़्यादा इसमें स्मेल भी नहीं आती है। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन कौन से कंपोस्टिंग के मेथड होते हैं। ये 2 मेथड इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने बता दिया। ये मिनिस्ट्री की मेनली एक PDF थी जो मैंने देखी थी। ठीक है, उसमें विंडो डिकम्पोजिशन मैंने देखा, उसके बाद देखा, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए दोनों।
तो ये आपने देख लिया कि कैसे होता है, एरोबिक कंडीशन में होता है, लार्ज वॉल्यूम्स में किया जाता है, बड़ी बड़ी रोज में उसको डाला जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के। तो हमारा आंसर क्या जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। हमें बताना है कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी पे। सबसे पहले है इसमें बोल रहे हैं कि इट कवर्स बोथ सिविल और मिलिट्री फैसिलिटीज़। ये सिविल और मिलिट्री फैसिलिटी दोनों को वो करता है। तो याद रखना ये केवल और केवल किसके लिए, सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। ठीक है, CNS कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी एम्स टू कमिट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो ऑपरेट कर रही हैं लैंड बेस्ड सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को। ठीक है, ताकि वहाँ पे हाई लेवल सेफ्टी मेंटेन की जा सके। कैसे सेफ्टी मेंटेन करेंगे, फंडामेंटल सेफ्टी प्रिंसिपल्स को लगा के। ठीक है, तो वो स्टेट बताएगी। तो मिलिट्री के लिए नहीं, केवल सिविल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकेंड है, बोल रहे हैं कि ये UN जो ऑफिस है डिसआर्मामेंट अफेयर्स का, उसके अंडर साइन किया गया है। कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी उसके अंडर साइन किया गया है। तो याद रखना ये किसके अंडर साइन किया गया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर ये साइन किया गया है। ठीक है, किसके अंडर, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर साइन किया गया। इसके अंदर इसको साइन नहीं किया गया। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। कब अडॉप्ट किया गया इसको, 1994 में इसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, स्पीयर हेड इसको कौन कर रहा है, मैंने बता दिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडिया ने इसको कब साइन किया था, 2005 में। इंडिया ने इसको साइन भी कर रखा है, रेटिफाई भी कर रखा है। ठीक है, इंडिया ने इसको साइन भी कर रखा है, रेटिफाई भी कर रखा है, 1995 में ही कर दिया था। ठीक है, ये इफेक्टिव कब से हुआ था, 1996 से। याद रखना 1996 से ये इफेक्टिव हुआ था। कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, वियना ऑस्ट्रिया में इसको अडॉप्ट किया गया था। कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, वियना ऑस्ट्रिया में इसको अडॉप्ट किया गया था। कुछ ऑब्लिगेशन आती हैं स्टेट पे, जिससे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैसे चलाना, ये सब होगा। इसकी जो रिव्यू मीटिंग है, याद रखना वो हर 3 साल में एक बार होती है। ठीक है, रिव्यू मीटिंग कब होगी, हर 3 साल में एक बार। ठीक है, हर 3 साल में एक बार इसकी रिव्यू मीटिंग होती है। अभी 2020 में इसका 8th रिव्यू साइकिल चल रहा था। और अभी तक इसमें कितनी मतलब कंट्रीज़ आ गई हैं, अप्रोक्स 91 कंट्रीज़ ने इसमें मतलब लगभग साइन कर दिया है। ठीक है, 91 कंट्रीज़ ने लगभग इसमें साइन कर दिया। ठीक है, तो ये है कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा आंसर हो जाता है डी। ठीक है, कोई सी भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। डिजिटल रूपी के बारे में बताना है। इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट लीगल टेंडर। बिल्कुल ये डिजिटल टोकन की फॉर्म में होगा जो लीगल टेंडर को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड है, इट वुड बी इशूड इन डिफरेंट डिनोमिनेशन दैन दी पेपर करेंसी एंड कॉइन्स दैट आर करंटली इशूज। तो सेम ही डिनोमिनेशन में होगा। मान लो अगर कोई डिजिटल रूपी लॉन्च कर रहे तो 10 रुपये का डिजिटल रूपी होगा, 20 का होगा, 200 का होगा, 100 का होगा, 500 का होगा। तो ऐसे ही तो होंगे। जो ऐसा थोड़ी ना है कि जो पेपर करेंसी उससे अलग डिनोमिनेशन में होगा, ऐसा नहीं है। थर्ड है, इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली थ्रू RBI। डायरेक्ट RBI इसको करेगा नहीं, इंटरमीडिएटरी बैंक्स हैं। डायरेक्ट RBI थोड़ी ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब इंटरमीडिएटरी बैंक्स के थ्रू मेनली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 8 बैंक्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट RBI इसको वो करेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट तो डायरेक्ट रॉन्ग ही होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। समझ में आया क्यों है डिजिटल रूपी के बारे में ये स्टेटमेंट। नॉर्मल आपको पढ़ के भी पता चल जाएंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब जाते हैं किगाली अमेंडमेंट के बारे में, बता भी चुकी हूँ मैं। ये इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया है, बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इसने अमेंड किया, बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसके अंडर क्या है, हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज डाउन करेंगे। कब तक बोल रहे हैं, 2025 तक 85% कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 85% कब तक करेंगे, 2047 तक। मैंने आपको ईयर भी बताया था कि 2047 तक हम 85% जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उनको रिड्यूस कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पता ही चल गया आपको कि गाली अमेंडमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। ऑफ शोर विंड एनर्जी के बारे में बात करनी है। ऑफ शोर विंड एनर्जी, देखो दो विंड एनर्जी दो टाइप की होती है। एक होती है ऑन शोर, एक होती है ऑफ शोर। ऑन शोर का मतलब होता है जो मेनली लैंड पे होती है, मतलब लैंड पे जो एनर्जी जनरेशन की जाती है उसको बोलते हैं ऑन शोर एनर्जी। ऑफ शोर एनर्जी क्या होती है, मेनली जो शैलो वाटर में जो मेनली मतलब प्लांट्स लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑफ शोर एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे मेनली विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं ऑफ शोर विंड एनर्जी। तो बोल रहे हैं इंडिया हैज सेट टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 30 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी 2030 तक। बोले कि इंडिया का टारगेट है 30 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी इंस्टॉल करने का 2030 तक।
ठीक है 2030 तक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें ऑफ शोर विंड एनर्जी 30 गीगावाट 2030 तक हमें मतलब इंस्टॉल करनी है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। सेकंड है द करंट पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट ऑफ शोर विंड एनर्जी फार्म डेवलपमेंट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन। बेसलाइन से 10 नॉटिकल माइल्स की डेवलपमेंट तक मतलब रेस्ट्रिक्ट करता है ऑफ शोर विंड एनर्जी फार्म को, ऐसा नहीं है 10 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है। देखो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक मेनली मतलब आप विंड एनर्जी को बना सकते हो। कहाँ तक? 200 नॉटिकल माइल्स तक। और 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जो होता है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वहाँ तक ये ऑफशोर विंड एनर्जी बन सकती है। तो ऐसा नहीं है 10 नॉटिकल माइल पे स्टॉप हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो है इसकी नोडल एजेंसी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी इसकी जो है वो नोडल एजेंसी है। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है। 200 नॉटिकल माइल तक ये हो गया, मैंने बता दिया बेस लाइन से इसमें एनर्जी जनरेट करेगी। ठीक है। वैसे नॉर्मल विंड, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हमारा क्या आ गया? डी। इसके अलावा जो इंडिया है वो क्या है? याद रखना इंडिया जो है ना विंड एनर्जी जनरेशन में इंडिया 4th नंबर पे आता है वर्ल्ड में। ठीक है। हाईएस्ट है वर्ल्ड में, 4th हाईएस्ट है वर्ल्ड में इंडिया विंड एनर्जी जनरेशन में। और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जनरेट कौन करता है? तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ऐसे जनरेट करते हैं। ठीक है। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी जनरेशन होती है। ठीक। हाँ ठीक है। तो एक ये जो 30 गीगावाट हमें 2030 तक करने की कोई पॉलिसी चल रही है इसके लिए, इसको बोलते हैं नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। कौन सी? नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 है ये पॉलिसी चल रही है मेनली, जिसमें हमें ऑफशोर विंड पावर का जनरेशन करना है। ठीक है। इसके अलावा और भी एनर्जी चल रही है जिसमें विंड एनर्जी को प्रमोट करना है, विंड एनर्जी को जनरेशन को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे कि नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। कौन सी? नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी है एक, 2018 में ये आई थी। कब आई थी? 2018 में ये पॉलिसी आई थी, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। मेनली लार्ज ग्रिड कनेक्टेड जो विंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम है उसको मेनली वो करने के लिए आई थी ये। ठीक है। ताकि हम विंड और सोलर में हाइब्रिड सिस्टम को वो कर सकें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव है। ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल भी बनी हुई है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल कब बनी थी? 2005 में बनी थी। ये किस लिए बनी थी? ताकि ऐसी फोरम बनाई जाए जो जिसमें मतलब पूरा विंड एनर्जी सेक्टर जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट हो। ठीक है। और सारे मिल के मतलब विंड एनर्जी को जनरेट कर सकें। ठीक है। और लार्जेस्ट ऑन शोर फार्म वर्ल्ड में आपको पता है कहाँ पे? लार्जेस्ट ऑनशोर फार्म विंड फार्म इन द वर्ल्ड कहाँ पे है? मूपंडाल विंड फार्म है कन्याकुमारी के आसपास। ठीक है। मूपंडाल विंड फार्म है कन्याकुमारी के आसपास, ये सबसे बड़ा है। ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो ये सारी चीज़ें हैं विंड एनर्जी के बारे में। ये देखो जो हमें 2022 तक जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट चाहिए थे वो क्या क्या थे? सोलर से हमें 100 गीगावाट चाहिए थी, मैंने बताया था सोलर से 100, जिसमें से 40 और 60 में डिवाइड थी। 60 जो थी ग्रिड कनेक्टेड थी और जो 40 थी वो रूफटॉप थी। अब ये 60 गीगावाट इसमें ऑनशोर ऑफशोर है। ऑनशोर मैंने बता दिया आपको 30 गीगावाट हमें 2030 तक करनी है। फिर बायोमास है और कुछ स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भी जो एनर्जी है वो भी हमें ऐसे जनरेट करनी है। ठीक है। ये देखो ये है टॉप 10 विंड पावर प्लांट्स और वो कहाँ कहाँ पे हैं। अभी मैंने मूपंडाल बताया था, ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है। ये तमिलनाडु की कन्याकुमारी में पाया जाता है। ठीक है। मूपंडाल विंड फार्म कहाँ पे? तमिलनाडु में। जैसलमेर वाला आपको पता राजस्थान में है। ब्रह्मनवेल ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। देखो ये कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। दलगांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वानकू सावड़े कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। वासपेत कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देखो मेनली महाराष्ट्र में है। तुलजापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा 2 आंध्रा में है। कौन कौन से? एक तो अनंतपुर विंड पार्क और एक बेलूगुप्पा विंड पार्क। ठीक है। ये कहाँ पे है? ये आंध्रा में है। और एक बच गया ममता खेड़ा। ममता खेड़ा कहाँ पे है? MP में है। ये फेमस कुछ विंड फार्म है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनके नाम, ये कहाँ कहाँ पे है। और जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है ये कहाँ पे है पता है आपको? चेन्नई में है। कहाँ पे है? ये भी चेन्नई में है, याद रखना। ठीक है। तो ये है हमारा किसके बारे में? थोड़ा विंड एनर्जी के बारे में बता दिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमें बायोचार के बारे में बताना है।
बायोचार क्या है? सबसे पहले है ये कार्बन इनरिच्ड बायो मटेरियल जो इंसिनरेशन से जनरेटेड है। याद रखना बायोचार जो है ना, दो टाइप के मतलब वो होते हैं, प्रोसेस होती है। एक होती है पायरोलिसिस, एक होती है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर है तो उसको बोलते हैं इंसिनरेशन। लेकिन जो बायोचार बनता है वो बनता है पायरोलिसिस से, हाई टेम्परेचर जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उससे बनता है, इंसिनरेशन से नहीं बनता। ये किससे बनता है मेनली? बायोचार पायरोलिसिस से बनता है, जिसमें क्या होती है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उससे बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। कार्बन इनरिच्ड बायो मटेरियल है लेकिन किससे प्रोड्यूस होता है? पायरोलिसिस से ऑब्टेन होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, मतलब थर्ड तो करेक्ट है ही। इट इज़ एन एक्सीलेंट कार्बन सिंक एंड कैन बी यूज फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सेकंड है बायोचार इनरिचेस द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम लीचिंग पेस्टिसाइड, बिल्कुल पेस्टिसाइड को लीच होने से भी बचाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी। ठीक है, ये एक मिक्सचर प्रोड्यूस करता है जिसमें एक होता है, एक सॉलिड निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, एक गैस निकलती है। सॉलिड में मेनली बायोचार प्रॉपर, ठीक है, बायोचार प्रॉपर ही निकलता है। लिक्विड में बायो ऑयल निकलता है और गैस में क्या निकलती है? सिन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? सिन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये है हमारा बायोचार के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 74 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 75 पे। ये देखो क्या प्रोसेस है, देखो क्या प्रोसेस है। सबसे पहले बायोमास को डाला जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर ग्राइंड किया जाता है, फिर पायरोलाइसिस जो रिएक्टर होता है उसमें डाला जाता है। उसके बाद सबसे पहले चार को मतलब हीट किया जाता है। ठीक है, फिर क्या निकलता है? बायो ऑयल निकलता है, लास्ट में गैस निकलती है और बायोचार प्रॉपर निकलता है। देखो यहाँ पे चार प्रॉपर निकल रहा है, फिर बायो ऑयल निकल रहा है और गैस निकल रही है। ये तीन मतलब जो है इसके निकलते हैं इसमें से। ठीक है, ये है पायरोलिसिस की प्रोसेस में हाई टेम्परेचर पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट किया जाता है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बताना है कि उसमें जो 30/30 गोल है वो क्या है? 30x30 क्या है? तो याद रखना UNCBD में जो 30x30 क्या है, ये अभी रिसेंटली 15th जो कोप हुई थी उसमें अडप्ट किया गया था। ठीक है, ये 13x30 क्या है कि हमें 30% ओशन और लैंड को प्रोटेक्ट करना है। मेनली क्या करना है? हमें एटलीस्ट 30% ओशन और जो मैरीटाइम जो प्रोटेक्टेड मैरीटाइम जो एरिया है उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। सॉरी, क्या कहाँ निशान लगा रही हूँ मैं? मेनली 30% जो लैंड और ओशन है उसको प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। ठीक है, उसको बोलते हैं 13x30 गोल। ठीक है, तो 13x30 किसके लिए यूज़ हुआ है? क्या ही लगा रही थी मैं। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, बी है इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्या है? CBD क्या है? ये क्या एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। कब आई थी? 1992 में। फोर्स में कब आई थी? 1993 में। सेक्रेटरीट इसके कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। रेटिफाई इसको कितनों ने किया हुआ है? 196 नेशन ने। क्या US ने इसको रेटिफाई किया हुआ है? बिल्कुल नहीं, US ने इसको बिल्कुल रेटिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसके दो और मतलब इसमें प्रोटोकॉल्स आए हैं। एक तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल, एक और नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल आया था 2000 में, ये मेनली किसके आया था? ये लिविंग मेडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए। नगोया प्रोटोकॉल मेनली किसके लिए आया था? एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, जो 2010 में आया था। ठीक है, कोप क्या है? इसमें हाईएस्ट लेवल मीटिंग जो होती है, कोप जो है हाईएस्ट लेवल जो मीटिंग होती है। 15th जो कोप हुई थी वो हुई थी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसमें अडोप्ट किया गया था। कुनमिंग मॉन्ट्रियल में हुई थी 15th को कहाँ पे हुई थी? कुनमिंग मॉन्ट्रियल में हुई थी और वहाँ पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडोप्ट किया गया था। ठीक है, इसमें मेनली 4 गोल्स थे और 23 टारगेट्स थे मेनली अचीवमेंट्स अचीव करने के लिए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में। उसमें से मेन क्या थे? और एक और चीज़, ठीक है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को देखते हैं। इसके मतलब सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है UNCBD का? आपको पता होगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मैं बता भी चुकी हूँ। ठीक है, सेक्रेटरीट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन देखो ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसके की टारगेट्स क्या क्या थे? ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। देखो एक तो 13x30 था। ठीक है, एक तो 13x30/2030। ठीक है, एक तो यही था। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या था कि हमें 50% तक एटलीस्ट 50% तक जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके रिस्क को रिड्यूस करना है 2030 का। 50% पेस्टिसाइड्स के रिस्क को रिड्यूस करना है बाई 2030। ठीक है, बाई 2030 50% पेस्टिसाइड्स के रिस्क को रिड्यूस करना है। इसके अलावा जो ग्लोबल फूड प्रिंट है ना कंजप्शन का, उसको रिड्यूस करना है। किसको? ग्लोबल फुटप्रिंट जो है, फुटप्रिंट जो है कंजप्शन का, उसको हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, कंजप्शन के ग्लोबल फुटप्रिंट को हमें रिड्यूस करना है बाई 2030। ठीक है, बाई 2030 हमें इसको रिड्यूस करना है। और एक और इम्पोर्टेंट टारगेट था, वो था कि 2050 तक हमें जो जितनी भी नॉन स्पीसीज जिनको हम जानते हैं, जो भी नॉन स्पीसीज है, उनके एक्सटेंशन को स्टॉप करना है।
ताकि हम एक्सटिंक्शन रिस्क को 10 टाइम्स रिड्यूस कर सकें। 10 टाइम एक्सटिंक्शन रिस्क को एक्सटिंक्शन रिस्क को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो और 2050 तक जो भी नॉन स्पीसीज हैं उनके एक्सटिंक्शन को हमें स्टॉप करना है। तो ये थे इसके मेन टारगेट्स, और भी बहुत सारे थे इसमें, ठीक है। ये थे इसमें टोटल 23 टारगेट्स। मैं बता रही थी ना 4 गोल्स थे, 23 मेन टारगेट्स थे। तो ये सारे टारगेट्स थे, ठीक है। ये मेन 23 टारगेट्स थे जो उसमें अडॉप्ट किए गए थे मॉन्ट्रियल में, ठीक है। और COP15 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। और COP15 में क्या क्या हुआ था, मनी फॉर नेचर, ठीक है। मनी फॉर नेचर ये जो चीज़ है ये शुरू हुई थी। सिग्नेटरी एम्स टू इंश्योर $200 बिलियन पर ईयर जो है कंजर्वेशन इनिशिएटिव में जाना चाहिए, ये डिसाइड हुआ, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज सबको मिला के $200 बिलियन जो है वो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स में जाने चाहिए, ठीक है। और जो वेल्दियर कंट्रीज़ हैं वो एटलीस्ट $20 बिलियन जो है इस ईयर कंट्रीब्यूट करेंगी बाई 2025, ठीक है। और 2030 तक ये $30 बिलियन मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। फिर है बिग कंपनीज रिपोर्ट इम्पैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। बिग कंपनीज को एनालाइज करनी पड़ेगी और रिपोर्ट करना पड़ेगा कैसे उनके ऑपरेशन बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। हार्मफुल सब्सिडीज़ को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। कंट्रीज कमिटेड टू आइडेंटिफाई सब्सिडीज दैट डिप्लीट बायोडाइवर्सिटी बाई 2025 और उनको हमें एलिमिनेट करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। और नेशनल एक्शन प्लान बनाने हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये और सारे टारगेट्स थे जो वहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे। और मैंने बता ही दिया कि भाई ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के की टारगेट्स क्या थे, ये थे की टारगेट्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया अभी भी, ठीक है। 23 टारगेट्स क्या क्या थे, तो 4 गोल्स थे, 25 टारगेट्स थे। इसको कुनमिंग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 75 हो जाता है वो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, ठीक है। IPCC के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। WMO और UNEP ने मतलब मिलके इसको किया था IPCC को, ठीक है। इन्होंने मिलके इसको किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही। 1988 में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। सबसे दूसरी चीज़ है ये असेसमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है जो हर साल पब्लिश की जाती है, ठीक है। ये असेसमेंट रिपोर्ट को करता है जो हर साल रिपीट की जाती है। तो याद रखना हर साल नहीं की जाती है असेसमेंट रिपोर्ट, हर कुछ साल में की जाती है, एवरी फ्यू ईयर्स में प्रिपेयर की जाती है, हर साल प्रिपेयर नहीं की जाती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है ये डिटेल रिसर्च करती है। तो याद रखना IPCC जो ये इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कोई रिसर्च नहीं करता है, ठीक है। कोई क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर नहीं करता है, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक रिव्यू लेता है। जितने भी रिलेवेंट पब्लिश्ड लिटरेचर है ना वहाँ से चीज़ें उठाता है। जैसे कि किसी ने और ने रिसर्च कर रखी है तो वहाँ से उसके मतलब जो डेटा है वो उठा लेगा। तो ये डिटेल रिसर्च नहीं करता है, ना ही क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या जाता है ए, ठीक है। ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है UN की, ठीक है। ये तो लिखे रखा भाई इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। कितने मेंबर्स हैं, अप्रोक्स 195 मेंबर्स हैं। 1988 में बनी थी और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनेवा में है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनेवा में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 77। हमें बताना है बोमैको कन्वेंशन किसके लिए है। बोमैको कन्वेंशन आज ही मैंने बताया था, ये अफ्रीकन नेशंस का है ताकि जो हैजार्डियस वेस्ट है उनके इंपोर्ट को रोका जा सके, क्योंकि बेसल कन्वेंशन उतना प्रोवाइड नहीं कर पाया था, ठीक है। तो बोमैको कन्वेंशन किसका है, अफ्रीकन नेशन का है, हैजार्डियस वेस्ट के इंपोर्ट को रोकने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो बेसल कन्वेंशन है वो अपने उस टारगेट को पूरा नहीं कर रहा था। बोमैको जगह है कहाँ पे, ये माली में है, ठीक है। बोमैको जगह कहाँ पे है, माली में ये जगह है, ठीक है। इसमें बोमैको कन्वेंशन के सिग्नेटरीज कितने हैं, अप्रोक्स 29 सिग्नेटरीज हैं इसके। कितने हैं, अप्रोक्स 29 सिग्नेटरीज हैं इसके, ठीक है। और लैंग्वेजेस इसमें कौन कौन सी यूज़ होती हैं, याद रखना 4 लैंग्वेजेस इसमें मेनली इस कन्वेंशन में यूज़ होती है। एक तो अरेबिक, एक इंग्लिश, एक फ्रेंच, एक पोर्टुगीज़, ठीक है। एक फ्रेंच, एक पोर्टुगीज़, एक इंग्लिश, एक अरेबिक लैंग्वेज यूज़ होती हैं। अब बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 77 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं 78 पे। ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव के बारे में बताना है। ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव किसका, तो ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव जो है 2008 में लॉन्च किया गया था। किसने किया था, UNEP ने किया था। 2008 में किया था, लंदन में किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था, लंदन में किया था। और
किसने किया था इसको? फंड किया था यूरोपियन कमीशन, जर्मनी और नॉर्वे ने। ठीक है, जर्मनी, नॉर्वे और यूरोपियन कमीशन ने इसको फंड किया था। और ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ग्रीन इकोनॉमी का मतलब होता है लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट, सोशली इंक्लूसिव और जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस को प्रिवेंट करे, उसको बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 78 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट के कंसेप्ट के बारे में हमें बताना है कि बेसल कन्वेंशन में क्या क्या कवर है। बेसल कन्वेंशन में क्या क्या कवर है मैंने आज ही बताया, कल बताया, जब भी बताया कि देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट और जो शिप से जो वेस्ट होता है ना, शिप के ऑपरेशन से जो वेस्ट होता है वो बेसल कन्वेंशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो केवल रह कौन सा गया? प्लास्टिक वेस्ट रह गया। मैंने पहले ही बताया था ये चीज़, ठीक है, पहले ही बताई थी ये चीज़। तो ये चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है और सारे इंक्लूड हैं, जैसे क्लिनिकल वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कोई वेस्ट हो गया, मेटल और प्लास्टिक के ट्रीटमेंट या सरफेस ट्रीटमेंट में जो चीज़ वेस्ट निकलता है वो वेस्ट हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, ये सारे इसमें हो गए, लेकिन रेडियो एक्टिव वेस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो 1992 में हुई है उसके बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि ये रियो जो डिक्लेरेशन है वो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। तो याद रखना, रियो डिक्लेरेशन लीगली बाइंडिंग कभी नहीं था। उसमें जो निकले ना, जैसे UNCCD निकला वो लीगली बाइंडिंग था, लेकिन ये रियो डिक्लेरेशन लीगली बाइंडिंग नहीं था। सेकंड है नंबर 21 इन एजेंडा 21 डिनोट 21 टारगेट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो याद रखना, एजेंडा 21 में जो 21 है वो 21st सेंचुरी के टारगेट्स को शो करता है, ना कि 21 टारगेट्स को। ठीक है, तो ये 21st सेंचुरी को शो कर रहा है, ना कि उसको। थर्ड है द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उसको मेनली सिग्नेचर के लिए ओपन कर दिया गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सिग्नेचर के लिए उसको ओपन कर दिया गया था। ठीक है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी यहाँ से ही निकले हैं। ठीक है, एजेंडा 21 निकला है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स यहाँ से निकले हैं, कुछ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स भी निकले। मैंने बताया ना, UNCCD यहाँ से निकला है बाइंडिंग, फिर है UNFFC ट्रिप, फिर है UNCBD, ये सारे यहीं से निकले हैं। ठीक है, तो ये कुछ बाइंडिंग प्रोविजन, लीगली बाइंडिंग प्रोविजन जो यहाँ से निकले हैं, लेकिन रियो डिक्लेरेशन एज इट सेल्फ लीगली बाइंडिंग नहीं था। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या जाता है? सी। हमें बताना है CPCB के बारे में, किस एक्ट के अंडर बना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपने अगर पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता भी होगा, वाटर एक्ट के अंडर ही बना हुआ है। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है? किस मिनिस्टर के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1974 में एस्टेब्लिश की गई थी, वाटर एक्ट के अंडर ये बनी है। ठीक है, तो ये है मेन चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 आंसर हो गया ए। और भी बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि एयर एक्ट इसके अंडर नहीं आता। एयर एक्ट मतलब एयर पोल्यूटेंट्स को भी मेनली CPCB उसके अंडर भी काम करती है, लेकिन वाटर एक्ट के अंडर ये बनी हुई है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। हमें बताना है इलियलाइट और एल्केनाई जो भी है इसके बारे में, ये क्या है? तो देखो ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सोमालिया में एक मेटेओराइट था, वहाँ पे उसके अंदर जो मिनरल्स मिले हैं उनका नाम है ये। ठीक है, तो इलियलाइट और एल्किनस्टेंटोनाइट ये सारे क्या हैं? डिस्कवर्ड मिनरल्स हैं जो मेटेओराइट में मिले हैं। हमें कहाँ पे मिले हैं? सोमालिया में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है ये कंट्री, सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 83 हमें बताना है नॉइज पोल्यूशन रूल्स के बारे में। नॉइज पोल्यूशन रूल्स के बारे में सबसे पहले, अंडर द रूल्स द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैटेगराइज द एरिया इनटू वेरियस जोन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉइज स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट एरियाज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भाई नॉइज पोल्यूशन रूल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कौन से एरियाज़ को उन्हें कौन से जोन में कन्वर्ट करना है। सेकंड है जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे नाइट टाइम में यूज़ ऑफ हॉर्न करना प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ये सही है इसके अकॉर्डिंग। फिर है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके आसपास साइलेंस एरिया घोषित कर दिया जाता है 100 मीटर के आसपास। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है इसके बारे में। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स के अंदर तो बस यही है, नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए मेनली ये चीज़ की गई है। देखो ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट गवर्नमेंट वो कैटेगराइज करेगी एरियाज़ को, इंडस्ट्रियल कौन सा है, कमर्शियल कौन सा है, रेजिडेंशियल कौन सा है, साइलेंस जोन कौन से हैं। ठीक है, नॉइज स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वही मेजर्स लेगी नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए। ठीक है, व्हीकल के मूवमेंट को और जो भी
जो भी नॉइस लेवल है वो एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए। वो कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, लोकल बॉडी हैं, कंसर्न अथॉरिटी हैं, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी अगर प्लान कर रही हैं तो उनको कंट्री में, तो उनको नॉइस पोल्यूशन को भी कंसिडर करना चाहिए एज ए मेजर, मतलब सोर्स कि भाई ये नहीं होना चाहिए मेजर, मतलब नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। ये बता दिया। हॉस्पिटल्स के अराउंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अराउंड, नॉट लेस देन 100 मीटर का जो एरिया, या कोर्ट्स के अराउंड, ठीक है। क्या क्या आता है? हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोर्ट्स, इसके अराउंड का एरिया क्या होता है? साइलेंस एरिया होता है, ठीक है। और मैं ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और लाउड स्पीकर्स पे बैन, ए लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम शैल नॉट बी यूज एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग, मतलब आप लाउड स्पीकर का यूज़ कब कर सकते हो? जब आपके पास रिटन परमिशन हो अथॉरिटी से, ठीक है। और नाइट में आपको लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना है। कब यूज़ नहीं करना है? नाइट में आपको लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना है। कब से कब तक? 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आपको यूज़ नहीं करना है, एक्सेप्ट क्लोज्ड प्रीमाइसेस में। आप अपने घर में इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि क्लोज प्रोमाइसेस में, जैसे कि ऑडिटोरियम में, बैंकेट हॉल में, कम्युनिटी हॉल में, कॉन्फ्रेंस रूम में, इन सब में आप मतलब लाउड स्पीकर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वैसे आप लाउड स्पीकर का यूज़ रात को नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो भी इन रूल्स में नहीं आएगा उन पे फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। और कोई भी वॉयलेशन करता है तो भाई पता ही है, तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, पीनल ऑफेंस माना जाएगा और उससे वो ली जाएंगी, ठीक है। ए पर्सन में इफ़ द नॉइज़ लेवल एक्सेड द एम्बियंट नॉइज़ स्टैंडर्ड बाई 10 डेसिबल, देखो कोई भी पर्सन अगर 10 डेसिबल से ज़्यादा मतलब नॉइज़ का स्टैंडर्ड उठता है और मोर किसी भी एरिया के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है, तो कंप्लेंट कर सकता है अथॉरिटी को, ठीक है। उसके अगेंस्ट फिर मतलब जो अथॉरिटी है वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, ठीक है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हुई हैं। एक बार मतलब स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना, ठीक है। कहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये कितनी लिमिट होनी चाहिए, ये मेन है, ठीक है। एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉइज़, तो कितनी मतलब वो होनी चाहिए, डे टाइम में कितनी लिमिट होनी चाहिए और नाइट टाइम में कितनी लिमिट होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया की, कमर्शियल एरिया की, रेजिडेंशियल एरिया की और साइलेंस जोन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स जो 2000 है उसके अकॉर्डिंग ही ये मेनली डेसिबल्स बताए गए, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो कौन से एरिया के लिए किस टाइम में कौन सा कितनी डेसिबल तक जो वॉइस है वो अलाउड है, वो इसमें बताया गया। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर जो 83 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 84 पे। सिंधुजा वन क्या है? सिंधुजा वन क्या है? तो याद रखना ये सिंधुजा वन क्या है? ये सिंधुजा वन है ओशन वेव एनर्जी जनरेटर, जो मेनली IIT मद्रास डेवलप कर रही है। कहाँ डेवलप किया जा रहा है? तमिलनाडु में। कितनी एनर्जी तक ये जनरेट कर देगा? 100 वाट तक की एनर्जी जनरेट कर देगा। और टारगेट कितना है, कितनी प्रोड्यूस करवानी है इससे? नेक्स्ट 3 ईयर्स में 1 मेगावाट तक मतलब है कि इससे एनर्जी जनरेट करवानी है, ठीक है। तो ये ओशन वेव एनर्जी जनरेटर है जो मेनली ओशन की वेव से एनर्जी जनरेट करेगा, सिंधुजा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। ऑयल जैपर एंड ऑयल वोरस एस टेक्निक जो है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऑयल जैपर एंड ऑयली वोरस एस टेक्निक जो मेनली मैराइन पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में यूज़ होती हैं, जो मेनली ऑयल स्पिल से होता है, तो उसके बारे में हमें बताना है। बोल रहे हैं कि ऑयल जैपर जो है वो इन सीटू यूज़ किया जा सकता है, जबकि जो ऑयली वोरस टेक्निक है वो कंटामिनेटेड वेस्ट में मतलब हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना दोनों ही इन सीटू हैं, ठीक है। याद रखना दोनों ही बायो रेमिडिएशन टेक्निक है, दोनों ही इन सीटू हैं, दोनों किसी को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही क्या है? इन सीटू हैं, दोनों ही इन सीटू टेक्निक है। इन सीटू का मैंने कल बताया था आपको। सेकंड है ओली वोरस एस इज मोर इफेक्टिव देन दी ओली जैपर अगेंस्ट स्लज एंड क्रूड ऑयल विद हाई सल्फर कंटेंट। देखो बोल रहे हैं कि ओली वोरस एक्स जो है वो बॉटम में ज़्यादा इफेक्टिव है, तो बिल्कुल सही बात है। जो ओली वोरस एस है ना वो स्लज जो बॉटम में पड़ा होता है उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और जहाँ पे हाई सल्फर कंटेंट होता है उसमें ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है ओली वोरस एस, जहाँ पे सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है और जहाँ पे बॉटम में स्लज पड़ा होता है, ठीक है। और जो ऑयली वोरस ए है, ठीक है, जो ऑयली वोरस ए है वो मेनली किसके लिए होता है? एसिडिक स्लज के लिए होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी, ठीक है।
ये देखो ऑयल डिग्रेडेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये सारे सूडोमोनास, रोडोकोकस, स्टेफिलोकोकस। ठीक है, सारे बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या आता है, ये सारे देख लो। ठीक है, ठीक है, ये सारे देख लो, ये सारे किस में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, उसके बाद है एल्गी। एल्गी में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, जो ऑयल को डिग्रेड करते हैं। उसके बाद फंजाई। फंजाई कौन कौन सी है, ठीक है, ये सारे बायो रेमिडिएशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 85 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 86 पे। राइजोफिल्ट्रेशन क्या होता है। राइजोफिल्ट्रेशन का मतलब होता है प्लांट्स रूट का यूज़ करना टॉक्सिक मेटल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रिसिपिटेट करने के लिए कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर से। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्लांट यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट, जैसे कि वाटर हाइसिंथ का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, डकवीड, टोबैको, सनफ्लावर, स्पिनच, राई, इंडियन मस्टर्ड, ये सारे का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, तो राइजोफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट रूट्स का यूज़ करना टॉक्सिक मटेरियल्स को कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर से एब्जॉर्ब करवाने के लिए। तो 87 हो गया, 86 हो गया। आ जाते हैं 87 पे। ओजोन के बारे में ही बताना है। बोल रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर में ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वहाँ पे हमारे उसको प्रोटेक्ट करती है। यूवीबीज को जो ये एब्जॉर्ब कर लेती है स्ट्रेटोस्फेयर में, इससे वो अर्थ पे नहीं पहुंच पाते और उसके हार्मफुल इफेक्ट से हम बच जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है ओजोन डिप्लीशन इन आर्कटिक रीजन इज मोर सीवियर देन अंटार्कटिक। तो आपको पता होगा ओजोन होल कहाँ पे, अंटार्कटिक में। तो आर्कटिक में कम है एज कम्पेयर टू अंटार्कटिक। ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिक में मैंने बताया था बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक जो ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, और जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीशन और ज़्यादा कर देते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या जाता है, ए। ठीक है, ये आपको पहले बता दिया था। आ जाते हैं 88 पे। लूजोफोन वर्ल्ड क्या होता है। लूजोफोन वर्ल्ड एक ऐसे लोग होते हैं जो मतलब पोर्टुगीज़ बोलते रहते हैं। ठीक है, मतलब पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्रीज़ को बोलते हैं मतलब लूजोफोन वर्ल्ड। ठीक है, ध्यान रखना इसको, लूजोफोन वर्ल्ड इसी को बोलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। हमें बताना है ईरा माटी डिबालू, ये क्या है। ईरा माटी डिबालू याद रखना, रेड सैंड डून्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको जियो हेरिटेज साइट भी वो कर रखा है 2014 में, और आंध्र प्रदेश ने इसको प्रोटेक्टेड साइट में डाल रखा है 2016 से। ठीक है, तो ये रेड सैंड ड्यून्स कहाँ पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में। आ जाते हैं 90 पे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द वर्ल्ड। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में। तो ये मैंने बता रखा है कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में। कौन सा फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट आंसर। अच्छा, नोट करेक्ट ही बताने हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो गलत मैं ऐसे, देखो ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा ना कि नोट करेक्ट है, तो अभी इसका आंसर आपका सीधा बी लग जाता। नोट करेक्ट ही पूछा तो वन तो है ही, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, वन तो है ही। सेकंड है भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया इज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो जो भाखड़ा टिहरी सबसे हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कौन सा हाईएस्ट, कौन सा है, टिहरी है। ठीक है, टिहरी है। और लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कोयना इन महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा है, कोयना इन महाराष्ट्र सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो ये नहीं है। थर्ड है ओनली स्मॉलर प्रोजेक्ट्स ऑफ लेस देन 25 मेगावाट कैपेसिटी वर कैटेगराइज्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉलिसी में। तो देखो न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉलिसी में पहले क्या था, पहले जो केवल स्मॉल 25 मेगावाट से नीचे वाले को रिन्यूएबल बोला जाता था, लेकिन अब जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो लार्जर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी रिन्यूएबल एनर्जी में डेजिग्नेट किया जाता है। ठीक है, तो न्यू के अकॉर्डिंग सबको किया जाता है, तो केवल स्मॉलर स्मॉलर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो हमारी क्या, तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। समझ में आया। और देखो हमारे फिफ्थ सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा चाइना में होती है, उसके बाद ब्राज़ील में होती है, उसके बाद यूएसए में होती है, और उसके बाद कनाडा में होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा कंट्री आता है इंडिया। ठीक है, ये लार्जेस्ट हो गया। टिहरी कौन सा है, हाईएस्ट। टिहरी कौन सा है, हाईएस्ट। ठीक है, और फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो एनर्जी पावर प्लांट कहाँ था इंडिया में,
शिव समुद्रम, शायद कहीं पे लिखा होता है शिव समुद्रम, ठीक है। और बिगेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? बिगेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? नाथूपा जाखरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? अंडरग्राउंड मतलब बिगेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? नाथूपा जाखरी, नाथूपा जाखरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये नाथूपा जाखरी हाइड्रो पावर है। तो स्मॉल कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 25 मेगावाट से नीचे वाले होते हैं, उनको बोलते हैं। और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आते हैं। लेकिन जो 25 मेगावाट से ज़्यादा होते हैं उनको लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं। और वो किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आते हैं। उनको मिनिस्ट्री ऑफ पावर कंट्रोल करती है। इंडिया में पावर हाइड्रो एनर्जी का पोटेंशियल कितना है? इंडिया में हाइड्रो एनर्जी का पोटेंशियल इतने मेगावाट है। कितना? 1,48,700 मेगावाट जो है इंडिया में पावर पोटेंशियल है, ठीक है। और ये समझ में आ गया। तो ये सारा। तो क्वेश्चन नंबर 90 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? ठीक है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का मतलब है सिक्योर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी कोई डेटा नहीं देख सकती है, उसको बोलते हैं एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसको बोलते हैं एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। और अटैकर जब एक फ्रॉडुलेंट मैसेज भेजता है तो किसी पर्सन को ट्रिक करने के लिए, इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फिशिंग। उसको क्या बोला जाता है? फिशिंग। फिर बोल रहे हैं कि रैंसम देने के लिए जब रेस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी के डेटा को, ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं रैंसमवेयर। उसको क्या बोलते हैं? रैंसमवेयर बोलते हैं इसको। और इट इज़ ए हैशिंग टेक्निक दैट जनरेट्स ए फिक्स लेंथ वैल्यू समराइजिंग ए फाइल और मैसेजिंग कंटेंट। ये क्या होता है? इसको हैशिंग बोलते हैं। हैशिंग ही बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? हैशिंग ही बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। 91 का आंसर हमारा क्या हो गया? बी। 92 पे आ जाता है। लीड आईटी का मतलब क्या होता है? लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले है कि इट गैदर्स कंट्रीज एंड कंपनीज दैट आर कमिटेड टू एक्शन टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट। बिल्कुल पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए जो कंट्री आना चाहती हैं उनको इकट्ठे करते हैं, इंडस्ट्रीज को, ठीक है। सेकंड है स्वीडन और इंडिया ने इसको लॉन्च किया था 2019 में यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में। बिल्कुल उन्होंने इसको लॉन्च किया था। थर्ड है इसका सेक्रेटरीट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नहीं। इसका सेक्रेटरीट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नहीं है। इसका सेक्रेटरीट जो है वो सेक्रेटरीट कौन होस्ट करता है? स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट। कौन है? स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट इसको होस्ट करता है। और सपोर्ट इसको कौन करता है? लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 आंसर हमारा क्या हो गया? थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए, ठीक है। लीड आईटी ग्रुप आपको पता चल गया किस लिए मेनली बनाया गया है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है ड्रोन के सक्सेसफुल क्या क्या काम कर सकता है ड्रोन, ठीक है। तो ड्रोन क्या क्या कर सकता है? स्प्रे भी कर सकता है, डिलीवरी भी कर सकता है, फॉरेस्टेशन भी कर सकता है, पोल्यूशन भी कर सकता है, पोल्यूशन असेसमेंट भी कर सकता है, सारी कर सकता है। तो आंसर क्या हो गया? डी। हमें बताना है रेडोन गैस के बारे में। किसके बारे में? रेडोन गैस के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि ये जो है ये नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ आर्गन से बनती है। तो याद रखना ये रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम से बनती है। किससे बनती है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव डिके से बनती है, आर्गन से नहीं बनती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, ठीक है। इसका मतलब सेकंड सही है। इसका मतलब ये एक इंडोर एयर पोल्यूटेंट है जो मेनली ह्यूमन डीएनए को वो कर सकती है, मतलब डैमेज कर सकती है। थर्ड, सीलिंग फ्लोर्स कैन रिड्यूस द रेडोन। देखो याद रखना जो सीलिंग फ्लोर्स होते हैं ना, जो सीलिंग फ्लोर्स होते हैं वो रेडोन का लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सीलिंग फ्लोर्स कैन रिड्यूस द रेडोन लेवल इन, हाँ, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में सीलिंग जो फ्लोर्स हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं रेडोन के लेवल को, ठीक है। वो रेडोन के लेवल को क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए इंडोर एयर पोल्यूशन का ये मेन इंडोर पोल्यूशन का मेन सोर्स है ये। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। और बहुत सारे ऐसी मतलब जगह हैं जहाँ से रेडोन जो है वो एंटर्स करते हैं बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि अगर फ्लोर में कोई क्रैक्स होते हैं, फ्लोर वॉल जंक्शन होता है, पाइप्स के गैप से, स्मॉल पोर्स इन होलो ब्लॉक वॉल्स में,
बेसमेंट, सीलर और लिविंग स्पेस जहाँ पे होता है ना, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में जो लिविंग स्पेस होता है वहाँ पे रेडोन गैस ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा रेडोन गैस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 94 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं 95 पे। बैटरी यूज मैनेजमेंट में बताना है। देखो सारी चीज़ पढ़ लो, आप अपने आप बता दोगे। बोल रहे हैं कि इसमें इंडस्ट्रियल बैटरी कवर नहीं, क्यों नहीं भाई, इसमें इंडस्ट्रियल बैटरी भी कवर है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, हमें करेक्ट बतानी है। ठीक है, इसका मतलब थर्ड तो करेक्ट है। इसका मतलब इसमें द रूल्स प्रोहिबिट द डिस्पोजल ऑफ बैटरी वेस्ट इन लैंडफिल्स एंड इंसिनरेशन। बिल्कुल लैंडफिल और इंसिनरेशन में बैटरी नहीं जाएंगी, ये तो इसमें बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि लैंडफिल और इसमें नहीं जाएंगी। और थर्ड सही है मतलब। और सेकंड, द रूल्स इनेबल सेटिंग ए सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल। बिल्कुल, इस रूल में क्या है कि इसमें कि जो ये बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 हुए हैं उसमें एक सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल को एस्टेब्लिश करना है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सचेंज के लिए बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिसाइकलर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी हमारी रॉन्ग है। ठीक है, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में ये देखो और कौन कौन से रूल्स हैं। देखो सबसे पहले तो ये बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स जो 2001 में आए थे उनको रिप्लेस कर रहे हैं ये वाले जो रूल्स हैं। ठीक है, ये सारी बैटरीज को कवर करते हैं, ई व्हीकल बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिव बैटरी और इंडस्ट्रियल बैटरी। ठीक है, सबको ये कवर कर रहे हैं। किस कंसेप्ट पे बेस है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस है, जहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं बैटरीज के, जो या प्रोड्यूसर या इंपोर्टर हैं बैटरीज के, वो रिस्पॉन्सिबल है इनकी कलेक्शन के लिए, इनकी रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है, और उस रिकवर्ड मटेरियल से न्यू बैटरीज बनाने के लिए केवल प्रोड्यूसर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जितने मैंडेट कर रहा है कि जितने भी वेस्ट बैटरीज हैं उनको कलेक्ट किया जाए, उनको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाए और डिस्पोजल उसका लैंडफिल और इंसिनरेशन में ना किया जाए। ठीक है, ईपीआर ऑब्लिगेशन के लिए प्रोड्यूसर अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी एंटिटी के साथ कलेक्शन, रिसाइकलिंग, रिफर्बिशमेंट ऑफ वेस्ट बैटरीज में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं कि भाई वो उनकी जगह पे कर दे। ठीक है, द रूल्स विल इनेबल सेटिंग अप ए मैकेनिज्म एंड सेंट्रलाइज। देखो ये सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल सेटअप किया जाएगा ईपीआर सर्टिफिकेट्स को एक्सचेंज करने के लिए प्रोड्यूसर और रिसाइकलर्स में। ठीक है, रूल्स और क्या प्रमोट कर रहे हैं, हमें सेटअप करना है न्यू इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कलेक्ट करें, रिसाइकिल करें न्यू वेस्ट बैटरीज को। तो हम मतलब जो ये रूल्स हैं ये न्यू इंडस्ट्री या एंटरप्रेन्योरशिप को सेटअप करने में भी हेल्प करेंगे। मैंडेटिंग द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिकवरी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट बैटरीज अंडर द रूल्स विल ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। जो देखो रिकवरी ऑफ मटेरियल्स वेस्ट बैटरी मिनिमम, देखो इसमें मैंने लिखा है कि वेस्ट बैटरीज का जो रिकवर्ड मटेरियल है उसका यूज़ करना नई चीज़ें बनाने में, इससे रिसाइकलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोल रखी हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और कमेटी रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और मेजर्स लेने के लिए ये सारी ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, तो यही है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल जो कंपनसेशन है वो भी नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स। अगर कोई प्रोड्यूसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उस पर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन भी इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन का भी कंसेप्ट है अगर आपको ना पता हो तो। ये सारी चीज़ें इसके अंडर, तो हमारा ये वाले जो है ये नए रूल्स आए हैं, कौन से रूल्स को हटा के आए हैं वो भी बता दिया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 95 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। हमें बताना है चाओलुंग सुकापा के बारे में। चाओलुंग सुकापा का नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा। ये किससे एसोसिएटेड है, ये इससे इन्होंने अहोम किंगडम की फाउंडेशन रखी थी। अहोम किंगडम की इन्होंने फाउंडेशन रखी थी और लगभग 6 सेंचुरीज तक इन्होंने रूल किया था। इनको बोर असम या ग्रेटर असम का आर्किटेक्ट भी बोला जाता है, चाओलुंग सुकापा को। ठीक है, ये देखो ही वॉज 30 सेंचुरी रूलर जिसने अहोम किंगडम को फाइंड किया था और असम में 6 सेंचुरीज तक रूल किया था। ठीक है, और ये था, ठीक है, जब तक यंडाबू की ट्रीटी नहीं होती, दी अहोम रूल दी लैंड। ठीक है, अहोम रूल दी लैंड। ठीक है, और सर एडवर्ड गेट ने एक बुक लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ असम। उन्होंने सुकापा के बारे में लिखा था कि सुकापा इज सेड टू हैव लेफ्ट ए प्लेस कॉल्ड माउलंग, कि मतलब ऐसा माना जाता है कि सुकापा ने एक लैंड को छोड़ा था जिसका नाम है माउलंग। आजकल उसको म्यांमार बोला जाता है। 1215 में, जहाँ पे 8 नोबल्स थे और कुछ लोग थे। ठीक है, और उसके लोग ब्रह्मपुत्रा वैली तक पहुँचे थे इन 1235 एंड फाइनली अपर असम
आसाम में सेटल हो गए थे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपलिटी उन्होंने सुकापा ने कहाँ पे एस्टेब्लिश की थी, वो की थी चारियादियों ने। ठीक है, कहाँ पे की थी, चारियादियों में। अहोम्स, ये आपको पता ही है क्या होते हैं। ठीक है, अहोम्स, सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना इसके बारे में। ठीक है, मैं आपके दिखा देती हूँ। ठीक है, एक बार इसको वो करना और पढ़ लेना। ठीक है, सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 97 पे। हमें बताना है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। बहुत बार करवा चुकी हूँ, ठीक है, अब नहीं कराऊंगी। सबसे पहले है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग बनी हुई है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है मेनली इंस्टीट्यूशंस को, और बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर नहीं है। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। मिथेनोग्लोबिनिया के बारे में बताना। देखो ये अगर आपने 12th क्लास की बायो पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मिथेनोग्लोबिनिया क्या है। जब नाइट्रेट का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो एक मिथेनोग्लोबिनिया एक बीमारी होती है, और मेनली इसको और क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लू बेबी एक सीवर काइंड का एनीमिया है। ये एक टाइप की क्या है, एनीमिया की बीमारी है। इन्फेंट्स के अंदर जो अंडरग्राउंड कंटामिनेटेड वाटर जो नाइट्रेट से इनरिप्ट होता है, अगर वो पी लेते हैं तो उसके कारण होता है, उनको हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखो ऐसे नीले नीले से पड़ जाते हैं बच्चे, देख रहे हो ब्लू बेबी कैसे ब्लू ब्लू से हो गए हैं। ठीक है, ऐसे हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन पहुँच जाती है। वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जहाँ पे भी ये नाइट्रोजन पहुँच जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 98 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम सबसे पहले सारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सारे सिटीज़ में नहीं, सारे सिटीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ओनली 132 सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। द बेस ईयर जो है इसके लिए वो 2017 है। ठीक है, बेस ईयर क्या है इसके लिए, 2017। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसके लिए बेस ईयर 2017 है। और 40% रिडक्शन करना है पार्टिकुलेट मैटर का टू 2026 तक। ठीक है, 2026 तक करना है। और कौन मतलब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट किस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और पहला नेशनल फ्रेमवर्क है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए पहला नेशनल फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, और CPCB मेनली सिटीज़ को आइडेंटिफाई कौन करता है, CPCB। कौन आइडेंटिफाई करता है, CPCB। मेनली सिटीज़ को आइडेंटिफाई कौन करता है, CPCB। ठीक है, और जो भी नॉन अटेनमेंट सिटीज़ भी होती हैं, मेनली जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो नहीं वो कर पाती हैं, उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ भी बोला जाता है। ठीक है, उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ भी बोला जाता है। यही है। ठीक है, मेनली तो यही है, जो नहीं करेंगे वो ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 हमारे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ठीक है, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था, 2019 में लॉन्च किया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। फर्स्ट एवर है जो कंट्री वाइड किया जा रहा है। ठीक है, इसमें मेनली PM और जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनके अमाउंट को एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स में 20% तक कम करना है। और 2017 इसका बेस ईयर है। और 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को ये कवर करता है, जो मेनली CPCB ने आइडेंटिफाई की हैं। नॉन अटेनमेंट सिटी क्या होती हैं, जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नहीं मतलब फुलफिल कर पाती हैं। तो जो ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ये इसमें मेनली इनको कौन नोटिफाई करता है, CPCB आइडेंटिफाई करता है। किस एक्ट के अंडर, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंडर। तो इसके अंडर कौन कौन से पोल्यूटेंट आते हैं, देखो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंडर कौन कौन से पोल्यूटेंट आते हैं। मैंने आपको बताया था एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंडर 8 पोल्यूटेंट आते हैं, वो मैंने पहले करवाया था। ये देख लो PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक, निकल, ये सारे किसके अंडर आते हैं, ये सारे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंडर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 99 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। डबलिन प्रिंसिपल्स क्या हैं, डबलिन प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो डबलिन प्रिंसिपल्स क्या हैं, वाटर को एज ए इकोनॉमिक गुड को रिकॉग्नाइज करने के प्रिंसिपल हैं। मेनली डबलिन स्टेटमेंट वाटर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आई थी, कब आई थी, ये 1992 में ये आई थी।
कहाँ पे आई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड एनवायरनमेंट एक हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड एनवायरनमेंट उस पर आई थी, डबलिन आयरलैंड में वो सिटी है, वहाँ पे आई थी। इसके 4 गाइडिंग प्रिंसिपल है। क्या? सबसे पहले तो जो वाटर है एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है और फाइनाइट है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि वाटर का डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, ठीक है, वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच से होना चाहिए। तीसरा, वुमेन को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है, वो प्ले करती हैं मेनली प्रोविजन मैनेजमेंट ऑफ सेफ गार्डिंग ऑफ वाटर में। और चौथा है कि वाटर की एक इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, और इसको एज ए इकोनॉमिक गुड रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो डबलिन प्रिंसिपल मेनली वाटर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए थे, मेन वाटर के लिए थे, ठीक है। देखो ये क्या है, डबलिन प्रिंसिपल्स वर एन अटेम्प्ट टू कॉन्साइजली स्टेट, ये बताने के लिए कि द मेन इशू एंड पर्पस ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग टर्म। इन चीज़ों के थ्रू हमें बताने का लिए थे कि मतलब जो वाटर के मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए, मेन वाटर के मैनेजमेंट के बताने के लिए कि वाटर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ठीक है, मेन उसके लिए डबलिन प्रिंसिपल्स। तो ये था हमारा डबलिन प्रिंसिपल्स के बारे में। इसी तरह से हमारे जो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।